दर्दनाक, कितना दर्दनाक, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। शोर शराबे से भरी एक भड़कीली और चकाचौंध सपनों की दुनिया तुरंत बिखर गई। गहरी नींद में सो रहे जोहू मिंगरुई को अपने सिर में असामान्य रूप से तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उस पर बेरहमी से बार बार डंडे से हमला किया हो। नहीं, ये कुछ ऐसा था मानो उसकी कनपटी में कोई नुकीली चीज चुभो दी गई हो और फिर उसे घुमा दिया गया हो। आज अपनी स्तब्धता में जोहू मिंगरुई ने मुड़ने, ऊपर देखने और बैठने का प्रयास किया। हालांकि वह अपने अंगों को हिलाने में पूरी तरह से असमर्थ था, जैसे कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया हो। देखने से तो यही लगता है कि मैं अभी भी जागा नहीं हूँ। मैं अभी भी सपने में हूँ। कौन जानता है, शायद अगला दृश्य ये सोचते हुए होगा कि मैं पहले से ही जाग रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं अभी भी सो रहा हूँ। जोहू मिंगरुई, जो इसी तरह की मुठभेड़ों से अपरिचित नहीं था, अंधेरे और भ्रम के कारण उस पर लगी बेड़ियों से बचने के लिए उसने ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि अभी भी अपनी श्रद्धा में रहते हुए वह जो कुछ भी बुला सकता था वह क्षणभंगुर कोहरे की तरह अलौकिक था। उन्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना और आत्मनिरीक्षण करना कठिन लगता था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, फिर भी उसका ध्यान भटक गया, क्योंकि उसके दिमाग में बेतरतीब विचार आने लगे। मुझे आधी रात में अचानक इतना कष्टदायी सिर दर्द क्यों होगा? और यह सचमुच दर्दनाक है। क्या यह मस्तिष्क रक्तस्राव जैसा कुछ हो सकता है? चोदो, मुझे मत बताओ कि मैं जवानी में ही मर जाऊंगा। मुझे जागना होगा अब। अब पहले जितना दर्द क्यों नहीं होता, लेकिन ऐसा अब भी क्यों महसूस होता है जैसे एक चाकू मेरे दिमाग को काट रहा है। देखने से नींद असंभव है। मैं कल काम पर कैसे आऊं? मैं अभी भी काम के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ये कुछ प्रामाणिक सिर दर्द है। निस्संदेह मुझे समय निकालना होगा। मुझे अपने मैनेजर की शिकायतों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे, इस तरह से कहें तो ये बहुत बुरा नहीं लगता। अंततः मुझे अपने लिए कुछ खाली समय मिल सकता है। तेज दर्द ने जोहू मिंगरुई को परेशान कर दिया, जिससे उसे धीरे धीरे भौतिक ताकत जमा करने की अनुमति मिली, जब तक कि वह अंततः अपनी पीठ को हिलाने और अपनी आंखें खोलने में सक्षम नहीं हो गया। आखिरकार वह अपनी श्रद्धा से मुक्त हो गया। उसकी दृष्टि पहले धुंधली हुई और फिर हल्का लाल रंग दिखाई देने लगा। वह केवल अपने सामने मोटी लकड़ी से बनी एक स्टडी डेस्क देख सकता था। ठीक बीच में मोटे पीले पन्नों वाली एक खुली हुई नोटबुक थी। शीर्षक आकर्षक ढंग से अजीब गहरे काले अक्षरों में लिखा गया था। नोटबुक के बाईं ओर करीने से व्यवस्थित किताबों का ढेर था, जिनकी संख्या लगभग 8 थी। उनके दाहिनी ओर की दीवार पर भूरे सफेद पाइप लगे हुए थे और दीवार पर लैंप लगे हुए थे। दीपक में शास्त्रीय पश्चिमी शैली थी। यह एक वयस्क के सिर के आकार का लगभग आधा था, जिसकी भीतरी परत पारदर्शी कांच की थी और बाहरी भाग काली धातु से मढ़ा हुआ था। लैंप के विकर्ण पर एक काली स्याही की बोतल थी, जो हल्की लाल चमक में डूबी हुई थी। इसकी उभरी हुई सतह पर एक धुंधली परी पैटर्न बनी। स्याही की बोतल के सामने और नोटबुक के दाहिनी ओर एक पुनर्ता गोलाकार बॉडी वाला गहरे रंग का पेन रखा हुआ था। इसकी नोक हल्की सी चमक के साथ चमक रही थी, जबकि इसकी टोपी पीतल की रिवॉल्वर के ठीक बगल में टिकी हुई थी। एक बंदूक, एक रिवॉल्वर। जोहू मिंगरुई पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसके सामने रखी चीजें उसके लिए पराई थीं। यह उसके कमरे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। हैरान और भ्रमित महसूस करते हुए उन्होंने पाया कि डेस्क, नोटबुक, स्याही की बोतल और रिवॉल्वर क्रिम्सन घूंघट की एक परत में ढके हुए थे, जो खिड़की से चमक रही रोशनी का परिणाम था। अवचेतन रूप से उसने ऊपर देखा और धीरे धीरे अपनी निगाहें ऊपर की ओर घुमाई। मध्य हवा में काले मखमली पर्दे की पृष्ठभूमि के ऊपर एक लाल चांद लटका हुआ था, जो मौन में चमक रहा था। यह जोहू मिंगरुई को बेवजह भयभीत महसूस हुआ, क्योंकि वह अचानक खड़ा हो गया। हालांकि इससे पहले कि उसके पैर पूरी तरह से सीधे हो जाते, उसके मस्तिष्क ने तेज दर्द के साथ विरोध किया। इससे अस्थायी रूप से उसकी ताकत खत्म हो गई, क्योंकि वह अनियंत्रित होकर गिर गया। उसके नितंब भारी लकड़ी की कुर्सी पर जोर से टकराए। पिताजी, दर्द थोड़ा कम हुआ। जोहू मिंगरुई खुद को सहारा देकर फिर से खड़ा हो गया। वह हड़बड़ाहट में इधर उधर घूमा, क्योंकि उसने उस वातावरण को आकार देना शुरू कर दिया जिसमें वह था। कमरा बहुत बड़ा नहीं था। कमरे के दोनों तरफ भूरे रंग का दरवाजा था। सामने की दीवार के पास लकड़ी का एक निचला बिस्तर था। बिस्तर और बाएं दरवाजे के बीच एक अलमारी थी। इसके 2 दरवाजे खुले हुए थे और इसके नीचे 5 दराजें थीं। कैबिनेट के किनारे एक व्यक्ति की ऊंचाई पर दीवार पर वही भूरा सफेद पाइप था। हालांकि यह एक अजीब यांत्रिक उपकरण से जुड़ा था, जिसमें कई स्थानों पर खुले गियर और बियरिंग थे। सूप के बर्तन, लोहे के बर्तन और अन्य रसोई के बर्तनों के साथ मेज के पास कमरे के दाहिने कोने में कोयले के स्टोव जैसी वस्तुएं रखी हुई थीं। दाहिने दरवाजे के पार 2 दरारों वाला एक ड्रेसिंग दर्पण था। इसका निचला हिस्सा लकड़ी का बना था और पैटर्न सरल और सादे थे। जोहू मिंगरुई ने अपनी नजरें घुमाकर खुद को दर्पण में देखा। वह वही था। काले बाल, भूरी आंखें, एक लिनन शर्ट, पतला शरीर, औसत दिखने वाली विशेषताएं और एक गहरी रूपरेखा। यह जोहू मिंगरुई ने तुरंत हौंसना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में कई असहाय और भ्रमित अनुमान सामने आए। प्राचीन यूरोपीय शैली में रिवॉल्वर और पृथ्वी के चंद्रमा से अलग दिखने वाला लाल चंद्रमा का केवल एक ही मतलब हो सकता है। सीक्या में स्थानांतरित हो सकता था। जोहू मिंगरुई ने अपना मुंह थोड़ा चौड़ा किया। वह वेब उपन्यास पढ़ते हुए बड़े हुए थे और अक्सर ऐसे दृश्यों की कल्पना करते थे। हालांकि जब उसने खुद को एक स्थिति में पाया तो उसे क्षण भर के लिए उस स्थिति को स्वीकार करना मुश्किल हो गया। किसी फैंटेसी एक से प्यार करने का शायद यही मतलब था। 1 मिनट में जोहू मिंगरुई ने अपनी प्रतिकूल स्थिति से सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हुए पहले ही खुद को कोस लिया था। यदि अभी भी धड़कते हुए सिरदर्द ने उसके विचारों को तीव्र लेकिन स्पष्ट नहीं कर दिया होता, तो उसे निश्चित रूप से संदेह होता कि वह सपना देख रहा था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद जोहू मिंगरुई ने घबराना बंद करने के लिए कड़ी मेहनत की। उस पल में जैसे ही उसका मन और शरीर शांत हुआ, यादें धीरे धीरे उसके दिमाग में उभरने लगी। क्लेन मोरेटी, उत्तरी महाद्वीप के लोन साम्राज्य, आवा काउंटी, टिंगन शहर का नागरिक। वह हाल ही में खोए विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से स्नातक भी हुए हैं। उनके पिता शाही सेना के हवलदार थे, जिन्होंने दक्षिणी महाद्वीप के साथ औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान खुद का बलिदान दिया था। शौक भत्ते ने क्लेन को एक निजी भाषा स्कूल में पढ़ने का अवसर दिया और विश्वविद्यालय में उसके प्रवेश की नींव रखी। उसकी मां एवरनाइट देवी की भक्त थी। जिस वर्ष क्लेन ने खोए विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की, उसी वर्ष उनका निधन हो गया। उनका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी थी। वे 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में एक साथ रहते थे। उनका परिवार अमीर नहीं था और इसकी स्थिति को कुछ हद तक अभावग्रस्त भी कहा जा सकता था। वर्तमान में परिवार को केवल बड़े भाई द्वारा समर्थित किया गया था, जो एक आयात और निर्यात कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करता था। इतिहास स्नातक के रूप में क्लेन ने प्राचीन फेसेक भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, जिसे उत्तरी महाद्वीप की सभी भाषाओं की उत्पत्ति माना जाता है। साथ ही हर्मीज भाषा, जो अक्सर प्राचीन मिकबरों के साथ साथ बलि और प्रार्थना अनुष्ठानों से संबंधित पाठ में दिखाई देती है। हर्मीज भाषा। जब जोहू मिंगरुई ने अपनी धड़कती कनपटी को रगड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका दिमाग हिल गया।
उसने अपनी नज़र मेज की ओर खुली हुई नोटबुक पर डाली। उन्होंने देखा कि पीले कागज पर पाठ विदेशी से परिचित में बदलने से पहले अजीब से विदेशी में बदल गया। फिर यह कुछ पठनीय में बदल गया। यह हर्मेस भाषा में लिखा गया पाठ था। काली स्याही ने निम्नलिखित लिखा, हर कोई मर जाएगा मेरे सहित। फुफकार। जो मिंगरुई को बेवजह भयभीत महसूस हुआ। वह सहजता से अपने और नोटबुक साथ ही उस पर लिखे पाठ के बीच की दूरी को बढ़ाने की कोशिश में पीछे की ओर झुक गया। बहुत कमजोर होने के कारण वह लगभग गिरते गिरते बचा, लेकिन हड़बड़ाहट में अपने हाथ बढ़ाकर मेज के किनारे को पकड़ने में कामयाब हो गया। उसे महसूस हुआ कि आसपास की हवा अशांत थी, मानो उसमें हल्की हल्की बड़बड़ाहटें गूंज रही हों। यह एहसास वैसा ही था जैसे जब वह छोटा था तब बड़ों द्वारा सुनाई जाने वाली डरावनी कहानियां सुनने को मिलती थीं। उसने यह विश्वास करते हुए अपना सिर हिलाया कि सब कुछ एक भ्रम था। जो मिंगरुई ने अपना संतुलन पाया और सांस लेने के लिए सांस लेते हुए अपनी नजर नोटबुक से हटा ली। इस बार उसकी नजर चमचमाती पीतल की रिवॉल्वर पर पड़ी। उसके मन में अचानक एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। क्लेन की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उनके पास रिवॉल्वर खरीदने के लिए पैसे या साधन कैसे हो सकते हैं? जो मिंगरुई नाराज होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। गहरे विचार में रहते हुए उसे अचानक मेज के किनारे पर एक लाल हाथ का निशान दिखाई दिया। उसका रंग चांदनी से भी गहरा और घूंघट से कहीं अधिक गाढ़ा था। यह एक खूनी हाथ का निशान था। खूनी हाथ का निशान। जो मिंगरुई ने अवचेतन रूप से अपना दाहिना हाथ पलटा जिसने मेज के किनारे को पकड़ रखा था। नीचे देखने पर उसने देखा कि उसकी हथेली और उंगलियां खून से लथपथ थीं। साथ ही उनके सिर में तेज दर्द होता रहा। हालांकि यह थोड़ा कमजोर हुआ था, फिर भी ये लगातार जारी रहा। क्या मैंने अपना सिर फोड़ लिया? जो मिंगरुई ने अनुमान लगाया और वह मुड़ा और टूटे हुए ड्रेसिंग दर्पण की ओर चला गया। कुछ कदम बाद मध्यम कद और भूरी आंखों वाली एक काले बालों वाली आकृति उसके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दी। उस व्यक्ति में एक विशिष्ट विद्वत्तापूर्ण भावना थी। क्या यह मेरा वर्तमान है? क्लेन मोरेटी। जो मिंगरुई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। चूंकि रात में पर्याप्त रोशनी नहीं थी, इसलिए वह कुछ भी स्पष्ट रूप से देखने में असफल रहा। वह तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक वह शीशे से टकराने से बस एक कदम दूर रह गया। लाल घूंघट जैसी चांदनी को रोशनी के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसने अपना सिर घुमाया और अपने माथे के कोने की जांच की। दर्पण में स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी कनपी पर एक विचित्र घाव था और उसकी परिधि पर जलने के निशान थे। घाव के चारों ओर खून का दाग था और भूरे सफेद मस्तिष्क के रस धीरे धीरे अंदर बह रहे थे। ये वास्तव में एक कहावत है जो लॉर्ड ये का वर्णन करती है। प्राचीन समय में लॉर्ड ये को ड्रैगन से बहुत प्यार था। वह अपने पूरे महल बीम, खंभे, दरवाजे, खिड़कियां और दीवारों को उनके चित्रों और नक्काशी से सजाते थे। जब स्वर्ग में एक असली अजगर ने यह सुना तो वह उसके मुंह से बहुत प्रभावित हुआ और उससे मिलने आया। जब लॉर्ड ये ने अपने अध्ययन कक्ष की खिड़की से असली अजगर को अपना सिर अंदर घुसते और उसकी पूंछ को अपने महल में घूमते देखा तो वह डरकर अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल गया। स्पष्टतः लॉर्ड ये जिसे प्यार करता था वह असली अजगर नहीं था। वी नल नल नल। जो मिंगरुई उस दृश्य को देखकर डर के मारे पीछे हट गया जिसने उसका स्वागत किया था। ऐसा लग रहा था मानो ड्रेसिंग आईने में वह व्यक्ति नहीं बल्कि एक क्षत विक्षत लाश हो। इतने गंभीर घावों वाला व्यक्ति अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? उसने फिर से अविश्वास में अपना सिर घुमाया और दूसरी तरफ जांच की। भले ही वह कुछ दूरी पर था और रोशनी कम थी, फिर भी वह गहरे घाव और गहरे लाल खून के धब्बे देख सकता था। जो मिंगरुई ने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। उसने अपनी बाईं छाती को दबाने के लिए हाथ बढ़ाया और अपने धड़कते दिल को महसूस किया जिससे अत्यधिक जीवन शक्ति झलक रही थी। फिर उसने अपनी खुली त्वचा को छुआ। हल्की ठंडक के नीचे गर्माहट बह रही थी। जब वह बैठ गया और यह सत्यापित करने के बाद कि उसके घुटने मुड़ सकते हैं, जो मिंगरुई फिर से खड़ा हुआ और शांत हो गया। क्या हो रहा है? वह बाहें चढ़ाकर बुदबुदाया। उन्होंने अपने सिर की चोट का एक बार फिर गंभीरता से निरीक्षण करने की योजना बनाई। वह 2 कदम आगे बढ़ा और अचानक रुक गया। आशावादी चंद्रमा की चांदनी अपेक्षाकृत गहरी थी, इसलिए यह उसके गंभीर निरीक्षण के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही जो मिंगरुई ने अध्ययन डेस्क के ठीक बगल की दीवार पर भूरे सफेद पाइपों और धातु ग्रिड वाले लैंप को देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो एक स्मृति खंडित हो गया। यह उस समय का सबसे आम गैस लैंप था। इसकी लौ स्थिर थी और इसकी रोशनी क्षमता उत्कृष्ट थी। क्लेन मोरेटी की पारिवारिक स्थिति में कैरोसिन लैंप भी एक सपना था, गैस लैंप तो दूर की बात थी। मोमबत्तियों का उपयोग उनकी स्थिति और कद के लिए सबसे उपयुक्त था। हालांकि जब 4 साल पहले उन्होंने खोए विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए आधी रात को कड़ी मेहनत की तो उनके बड़े भाई बेंसन को लगा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर उनके परिवार का भविष्य निर्भर है। इसलिए उन्होंने क्लेन के लिए अनुकूल अध्ययन की स्थिति बनाने पर जोर दिया, भले ही इसके लिए कर्ज लेना पड़े। निस्संदेह बेंसन, जो साक्षर थे और कई वर्षों तक काम कर चुके थे, कोई उतावले व्यक्ति नहीं थे जो परिणामों के बारे में नहीं सोचते थे। उसके पास काफी तरकीबें थीं। उन्होंने मकान मालिक को भविष्य में किराए की संभावना में सुधार करने के लिए गैस पाइप स्थापित करके अपार्टमेंट के मानकों को बढ़ाने का तर्क दिया। मकान मालिक आश्वस्त हो गया और उसने बुनियादी संशोधनों को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराया। फिर एक आयात और निर्यात कंपनी में काम करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उन्होंने एक बिल्कुल नया गैस लैंप खरीदा जो लगभग लागत मूल्य पर था। अंत में उसे बस अपनी बचत का उपयोग करना था और पैसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं थी। स्मृति का टुकड़ा उसके दिमाग में घूमने के बाद जो मिंगरुई डेस्क पर आया जहां उसने पाइप का वाल्व घुमाया और गैस लैंप के स्विच को घुमाना शुरू कर दिया। छटपटाहट की आवाज के साथ घर्षण से चिंगारी निकली। जो मिंगरुई पर उतनी रोशनी नहीं आई जितनी उसने उम्मीद की थी। उसने स्विच को कुछ बार और घुमाया, लेकिन गैस लैंप की आवाजें सुलगने लगी और अंधेरा बना रहा। हम अपना हाथ पीछे खींचकर और अपनी बाईं कनपटी पर दबाव डालते हुए जो मिंगरुई ने अपनी याददाश्त के टुकड़ों को टटोलते हुए इसका कारण खोजा। कुछ सेकंड बाद वह मुड़ा और दरवाजे की ओर चला गया। वह मशीन इंस्टॉलेशन पर पहुंचे जो दीवार में समान रूप से लगी हुई थी और उसमें भूरे सफेद पाइप जुड़े हुए थे। यह एक गैस मीटर था। खुले गियर और बेयरिंग को देखने के बाद जो मिंगरुई ने अपनी पतलून की जेब से एक सिक्का निकाला। इसका रंग गहरा पीला था और इसमें कांसे की चमक थी। सिक्के के सामने एक मुकुट पहने हुए व्यक्ति का चित्र उकेरा हुआ था और पीछे की तरफ गेहूं के जुड़मुड़ पर एक अंकित था। जो मिंगरुई को पता था कि यह लोन साम्राज्य की सबसे बुनियादी मुद्रा थी। इसे तांबे का पैसा कहा जाता था। उनके स्थानांतरण से पहले एक पैसे की क्रय शक्ति लगभग 3 से 4 युआन थी। ऐसे सिक्कों में अन्य मूल्यवर्ग भी होते थे जैसे 5 पेंस, आधा पेंस और 1/4 पेंस। 3 प्रकारों के बावजूद संप्रदाय छोटी छोटी इकाइयों में नहीं थे। रोजमर्रा की जिंदगी में समय समय पर सिर्फ एक सिक्का खर्च करने के लिए कई अलग अलग चीजें खरीदनी पड़ती हैं। सिक्के को, जिसे किंग जॉर्ज 3 के सिंहासन पर बैठने के बाद ही ढला और प्रसारित किया गया था, कुछ बार उछालने के बाद जो मिंगरुई ने इसे गैस मीटर के पतले ऊर्ध्वाधर मुंह में डाला। झनकार, बजना, पेनी के मीटर के निचले हिस्से में गिरने के बाद गियर पीसने की आवाज तुरंत सुनाई दी, जिससे एक छोटी लेकिन मधुर यांत्रिक लय उत्पन्न हुई। जो मिंगरुई ने मोटे लकड़ी के डेस्क पर लौटने से पहले कुछ सेकंड के लिए मीटर को देखा।
फिर उसने गैस लैंप के स्विच को मोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ देर छटपटाने के बाद एक तेज आवाज आई। आग का गुबार भड़क उठा और तेजी से बढ़ने लगा। पारदर्शी कांच में प्रवेश करने से पहले तेज रोशनी ने सबसे पहले दीवार लैंप के अंदरूनी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे कमरा गर्म चमक से भर गया। जैसे ही क्रिम्सन खिड़की से बाहर चला गया, अंधेरा तुरंत कम हो गया। जो मिंगरुई को एक आश्चर्यजनक कारण से सहज महसूस हुआ जब वह जल्दी से ड्रेसिंग दर्पण के सामने आ गया। इस बार उन्होंने गंभीरता से अपने मंदिर का निरीक्षण किया और एक भी विवरण नहीं छोड़ा। कुछ दौर के निरीक्षण के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मूल रक्त के धब्बे के अलावा विचित्र भाव से अब कोई तरल पदार्थ नहीं बह रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इसे सर्वोत्तम हेमोस्टेसिस और बैंडिंग प्राप्त हुई हो। जहां तक धीरे धीरे हिलने वाले भूरे सफेद मस्तिष्क और घाव के चारों ओर मांस और रक्त की स्पष्ट वृद्धि का सवाल है, इसका मतलब है कि घाव को 30 से 40 मिनट लग सकते हैं या शायद 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, इससे पहले कि यह केवल एक हल्का निशान छोड़ दे। स्थानांतरण से क्या पुनर्स्थापनात्मक प्रभाव आता है? जो मिंगरुई ने चुपचाप बुदबुदाते हुए अपने मुंह का दाहिना कोना मोड़ लिया। इसके बाद उसने एक लंबी आह भरी। बावजूद इसके वह अभी भी जीवित था। अपना मन स्थिर करने के बाद उसने एक दराज खोली और साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। उसने अलमारी के किनारे लटके पुराने और फटे हुए तौलिए में से एक लिया और दरवाजा खोला। इसके बाद वह सार्वजनिक बाथरूम की ओर चला गया, जिसे दूसरी मंजिल पर किराएदार साझा करते थे। हाँ, मुझे अपने सिर पर लगे खून के धब्बे साफ करने चाहिए, नहीं तो मैं अपराध स्थल की तरह दिखता रहूंगा। अपने आप को डराना ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी बहन मेलिसा को कल सुबह जल्दी उठने पर डराऊंगा तो ये काफी समस्याग्रस्त होगा। बाहर गलियारे में गुप्पा अंधेरा था। गलियारे के अंत में खिड़की से आ रही लाल चांदनी से छायाचित्र मुश्किल से उभरे थे। वे राक्षसी आंखों की एक जोड़ी की तरह दिखते थे जो देर रात तक चुपचाप जीवित लोगों को देखते रहते थे। जो मिंगरुई ने अपने कदम हल्के कर लिए और कांपते डर के साथ सामुदायिक बाथरूम की ओर चला गया। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो वहां और भी अधिक चांदनी थी, जिससे उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा था। जो मिंगरुई वॉश बेसिन के सामने खड़ा हो गया और नल का नॉब घुमा दिया। पानी की तेज आवाज सुनकर उसे अचानक अपने मकान मालिक मिस्टर फ्रैंकी की याद आ गई। चूंकि पानी किराए में शामिल था, ये छोटा और पतला सज्जन जो एक टोपी, एक बनियान और एक काला सूट पहनता था, बहते पानी की किसी भी आवाज पर ध्यान देने के लिए हमेशा सक्रिय रूप से बाथरूम का निरीक्षण करता था। यदि पानी बहुत जोर से बहता तो मिस्टर फ्रैंकी अपनी छड़ी घुमाकर और बाथरूम के दरवाजे पर प्रहार करके, अरे चोर, अब यह एक बेशर्म मामला है, मैं तुम्हें याद रखूंगा, जैसी बातें चिल्लाकर अपने सभी सज्जन गुणों को नजरअंदाज कर देते थे। अगर मैं इसे दूसरी बार होते देखूं तो अपने गंदे सामान के साथ भाग जाओ। मेरे शब्दों को याद रखें, ये टिंगन सिटी में पैसे के लिए सबसे अधिक मूल्य वाला अपार्टमेंट है। तुम्हें इससे अधिक दयालु मकान मालिक कहीं और नहीं मिलेगा। उन विचारों को दूर रखते हुए जो मिंगरुई ने अपने चेहरे से खून के धब्बे को बार बार साफ करने के लिए एक गीले तौलिए का इस्तेमाल किया। बाथरूम में टूटे हुए दर्पण का उपयोग करके खुद को जांचने और यह पुष्टि करने के बाद कि जो कुछ बचा था वह एक भयानक घाव और एक पीला चेहरा था, जो मिंगरुई को आराम मिला। फिर उसने अपनी लिनन शर्ट उतार दी और खून के धब्बे धोने के लिए साबुन का उपयोग किया। उस क्षण उसने अपनी बाहें सिकोड़ ली और उसे एक संभावित समस्या याद आ गई। घाव बहुत बड़ा हुआ था और खून भी बहुत बह गया था। उसके शरीर के अलावा उसके कमरे में संभवतः अभी भी उसकी चोट के निशान थे। कुछ मिनट बाद जब जो मिंगरुई ने अपनी लिनन शर्ट पहन ली तो वह गीले तौलिए के साथ तेजी से अपने अपार्टमेंट में लौट आया। उसने सबसे पहले डेस्क पर खून के निशान मिटाए और फिर गैस लैंप की रोशनी का उपयोग करते हुए उन स्थानों की तलाश की जो वह चूक गए थे। उन्होंने तुरंत पाया कि मेज के नीचे फर्श पर काफी मात्रा में खून बिखरा हुआ था और दीवार के बाईं ओर एक पीली गोली लगी थी। कनपटी पर रिवॉल्वर तानकर एक राउंड छोड़ा। पहले से मिले सुरागों को मिलाने के बाद जो मिंगरुई को अंदाजा हो गया कि क्रेन की मौत कैसे हुई थी। उसे अपने अनुमान को सत्यापित करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने गंभीरता से खून के धब्बे मिटा दिए और दृश्य साफ कर दिया। इसके बाद उसने गोली ली और अपनी मेज के पास लौट आया। उसने रिवॉल्वर का सिलेंडर खोला और अंदर रखी गोलियां उड़ेल दी। कुल 5 गोलियां और एक कारतूस के खोल में पीतल की चमक थी। वास्तव में जो मिंगरुई ने अपने सामने खाली कारतूस के खोल को देखा और सिर हिलाते हुए कारतूसों को वापस सिलेंडर में भर दिया। उसने अपनी नजर बाईं ओर घुमाई और वह नोटबुक में लिखे शब्दों पर पड़ी, हर कोई मर जाएगा जिसमें मैं भी शामिल हूं। इसके बाद उनके मन में और भी सवाल उठे। बंदूक कहां से आए? क्या यह आत्महत्या थी या फर्जी आत्महत्या थी? एक साधारण पृष्ठभूमि का इतिहास स्नातक किस प्रकार की मुसीबत में पड़ सकता है? ऐसी आत्मघाती पद्धति से इतना कम खून क्यों बचेगा? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा स्थानांतरण समय पर हुआ था और इसे उपचार संबंधी लाभ मिले थे? एक पल के लिए सोचने के बाद जो मिंगरुई ने दूसरी लिनन शर्ट पहन ली। वह कुर्सी पर बैठ गए और महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने लगे। क्लेन का अनुभव अभी भी कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में उसे चिंता करने की जरूरत थी। असली समस्या उसके स्थानांतरण का कारण जानने की थी और क्या वह वापस लौट सकता था। उसके माता पिता, रिश्तेदार, सबसे अच्छे दोस्त और दोस्त, इंटरनेट की आकर्षक दुनिया और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, यही कारण थे जिन्होंने उनमें वापस लौटने की इच्छा जगाई। क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। जो मिंगरुई का दाहिना हाथ अवचेतन रूप से रिवॉल्वर के सिलेंडर को बाहर खींच रहा था और उसे बार बार अपनी जगह पर पटक रहा था। हाँ, मेरे लिए इस समय और पहले के समय में कोई खास अंतर नहीं आया है। मैं बस थोड़ा सा बदकिस्मत था, लेकिन मैं बिना किसी चौंकाने वाले कारण के स्थानांतरण क्यों करूंगा? खराब किस्मत। हाँ, मैंने आज रात के खाने से पहले भाग्य बढ़ाने का एक अनुष्ठान आजमाया। जो मिंगरुई के दिमाग में एक विचार कौंधा जिसने उन यादों को रोशन कर दिया जो भ्रम के कोहरे में छिपी हुई थी। एक योग्य कीबोर्ड राजनीतिज्ञ, कीबोर्ड इतिहासकार, कीबोर्ड अर्थशास्त्री, कीबोर्ड जीव विज्ञानी और कीबोर्ड लोकगीतकार के रूप में उन्होंने हमेशा खुद को हर चीज के बारे में कुछ न कुछ जानने वाला माना था। बेशक उसका सबसे अच्छा दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाता था कि केवल हर चीज के बारे में थोड़ा सा ही जानता है। और उनमें से एक चीनी भविष्यवाणी थी। जब वह पिछले साल अपने गृहनगर गए थे तो उन्हें एक पुरानी किताबों की दुकान में क्विंटेसेंशियल डिविनेशन एंड आर्केन आर्ट्स ऑफ द किन एंड हान डायनेस्टी नामक धागे से बंधी एक किताब मिली थी। ये काफी दिलचस्प लग रहा था और इससे उन्हें इंटरनेट पर अपनी बात रखने में मदद मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने इसे खरीद लिया। दुर्भाग्य से उनकी रुचि अल्पकालिक थी। इसमें उपयोग की गई ऊर्ध्वाधर लिपि ने पढ़ने के अनुभव को भयानक बना दिया। उसे एक कोने में फेंकने से पहले उसने बस शुरुआती पन्ने पलटे। पिछले महीने में उसने कई बुरी किस्मत का अनुभव किया था, अपना सेलफोन खोना, ग्राहकों का उसे धोखा देकर भाग जाना और काम में गलतियां। तभी उसे अचानक क्विंटेसेंशियल डिविनेशन एंड आर्केन आर्ट्स की शुरुआत में लिखी भाग्य वृद्धि अनुष्ठान की याद आई। इसके अलावा आवश्यकताएं बेहद सरल थीं, बिना किसी बुनियादी आधार की आवश्यकता के। उसे बस अपने क्षेत्र के मुख्य भोजन के 4 हिस्से लाने और उन्हें अपने कमरे के चारों कोनों में रखने की जरूरत थी। इन्हें टेबल और अलमारी जैसे फर्नीचर पर रखा जा सकता है। फिर कमरे के बीच में खड़े होकर उसे एक वर्ग बनाने के लिए वामावर्त दिशा में 4 कदम उठाने पड़े।
पहले कदम के लिए उन्हें ईमानदारी से स्वर्ग और पृथ्वी के अमर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होता है का जाप करना था। दूसरा कदम चुपचाप जप करना था, आशीर्वाद स्वर्ग और पृथ्वी के भगवान से आ रहा है। तीसरा चरण था, आशीर्वाद स्वर्ग और पृथ्वी की उत्कृष्ट खोज से उत्पन्न होता है। और चौथा चरण था, आशीर्वाद स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य योग्य से उत्पन्न होता है। 4 कदम चलने के बाद उसे अपनी आंखें बंद करने और अपने मूल स्थान पर 5 मिनट तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी, तभी अनुष्ठान पूर्ण माना जाएगा। चूंकि इसमें उनका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने किताब ढूंढी, जो निर्धारित था उसका पालन किया और रात के खाने से पहले ऐसा किया। हालांकि तब कुछ नहीं हुआ। किसने अनुमान लगाया होगा कि वह वास्तव में आधी रात में स्थानांतरित हो जाएगा? स्थानांतरण, इस बात की स्पष्ट संभावना है कि यह उस भाग्य वृद्धि अनुष्ठान के कारण है। हाँ, मुझे इसे कल यहाँ आजमाना चाहिए। यदि यह वास्तव में उसके कारण है तो मेरे पास वापस स्थानांतरित होने का मौका है। जो मिंगरुई ने रिवॉल्वर के सिलेंडर को झटका देना बंद कर दिया और अचानक सीधा बैठ गया। बावजूद इसके उसे इसे आजमाना ही था, उसे हेल मैरी का प्रयास करना था। अपनी योजना की पुष्टि करने के बाद जो मिंगरुई को तुरंत महसूस हुआ कि उसके पास कोई मानसिक समस्या है। उसका डर और बेचैनी सब उसके मन के एक कोने में समा गए। तभी उसका मन क्लेन के स्मृति अंशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का हुआ। जो मिंगरुई आदतन पाइप का वाल्व बंद करने से पहले खड़ा हो गया। वापस बैठने से पहले उसने दीवार के लैंप को धीरे धीरे मंद होते देखा जब तक कि उसकी लौ बुझ नहीं गई। जैसे ही उसने अवचेतन रूप से रिवॉल्वर के पीतल के सिलेंडर को छेड़ा, उसने अपने सिर के किनारे को दबाया। उसने धीरे धीरे गहरे लाल रंग के अंधेरे में अपनी यादों को याद किया, जैसे कि वह किसी सिनेमाघर का सबसे चौकस दर्शक हो। शायद सिर के पार गोली लगने के परिणामस्वरूप प्लेन की यादें टूटे हुए शीशे की तरह थीं। न केवल यादें एक दूसरे से जुड़ी नहीं थीं, बल्कि कई जगहें भी थीं जो स्पष्ट रूप से गायब थीं। उदाहरण के लिए, उसके पास अति सुंदर रिवॉल्वर कैसे दिखाई दी? क्या उसने आत्महत्या की थी या मारा गया था? साथ ही नोटबुक पर मेरे सहित हर कोई मर जाएगा शब्दों का अर्थ, या क्या उसने भाग लिया था से संबंधित यादें घटना से 2 दिन पहले कुछ अजीब हुआ था। न केवल ये विशेष यादें खंडित हो गई थी, बल्कि कुछ टुकड़े भी गायब थे। यह उस ज्ञान के लिए भी वैसा ही था जो उसे जानना चाहिए। वर्तमान स्थिति के आलोक में जो मिंगरुई का मानना था कि यदि क्लेन विश्वविद्यालय लौटता है तो उसके स्नातक होने की संभावना नहीं है। ऐसा इसके बावजूद हुआ कि वह कुछ दिन पहले ही बिना थोड़ा भी आराम किए कैंपस से चला गया था। उन्हें 2 दिन बाद टिंगन विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के साक्षात्कार में भाग लेना है। लोन किंगडम के विश्वविद्यालय स्नातकों को अपने अल्मा मैटर में रहने की परंपरा नहीं है। उनके गुरु ने उन्हें टिंगन विश्वविद्यालय और बैकलिन के लिए एक अनुशंसा पत्र दिया था। विश्वविद्यालय खिड़की के माध्यम से जो मिंगरुई ने चुपचाप पश्चिम में लाल चांद को डूबते हुए देखा। चंद्रमा का धीरे धीरे डूबना तब तक जारी रहा जब तक कि पूर्व से हल्की रोशनी नहीं चमकी, जिससे क्षितिज सुनहरा हो गया। उसी वक्त अपार्टमेंट के अंदर हंगामा मच गया। जल्द ही कदमों की आवाज उसके दरवाजे तक पहुंची। मेलिसा जाग रही है, वह वास्तव में हमेशा की तरह समय की पाबंद है। जो मिंगरुई मुस्कुराया। क्लेन की यादों के कारण मेलिसा को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वास्तव में उसकी छोटी बहन थी। हालांकि मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, उसने तुरंत अपना खंडन किया। मेलिसा बेंसन और क्लेन से अलग थी। उसकी प्रारंभिक शिक्षा चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस द्वारा प्रस्तावित संडे स्कूल कक्षाओं में पूरी नहीं हुई थी। जब वह स्कूली शिक्षा की उम्र में पहुंची तो लोन साम्राज्य ने बुनियादी शिक्षा कानून बनाया था। एक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा समिति की स्थापना की गई और उसे विशेष रूप से धन मुहैया कराया गया, जिससे शिक्षा में राज्य का निवेश बढ़ गया। 3 साल से भी कम समय में इस आधार पर कि कई चर्च स्कूलों को शामिल किया जाएगा, धार्मिक तत्वता के सिद्धांत को सख्ती से बनाए रखने के लिए कई सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए। इसका उद्देश्य शिक्षा को तूफान के देवता एवरनाइट देवी और भाप तथा मशीनरी के देवता के बीच संघर्ष में शामिल होने से रोकना था। संडे स्कूल की तुलना में, जिसमें प्रति सप्ताह केवल 1 तांबे का पैसा खर्च होता था, एक सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय की प्रति सप्ताह 3 पेंस की लागत काफी महंगी लगती थी। हालांकि पूर्व में केवल प्रत्येक रविवार को शिक्षा प्रदान की जाती थी, जबकि बाद में सप्ताह में 6 दिन कक्षाएं प्रदान की जाती थीं। निष्कर्षतः कीमत इतनी कम थी कि यह लगभग मुफ्त था। मेलिसा ज्यादातर लड़कियों से अलग थी। छोटी उम्र से ही उसे गियर, स्प्रिंग्स और बेयरिंग जैसी चीजों का आनंद मिलता था। उसकी महत्वाकांक्षा स्टीम मैकेनिक बनने की थी। संस्कृति की कमी से पीड़ित बेंसन, जो शिक्षा के महत्व को जानते थे, ने अपनी बहन के सपनों का उसी तरह समर्थन किया जैसे उन्होंने क्लेन की विश्वविद्यालय शिक्षा का समर्थन किया था। आखिरकार टिंगन टेक्निकल स्कूल को केवल माध्यमिक शिक्षा माना जाता था। अधिक ज्ञान के लिए उसे भाषा स्कूल या पब्लिक स्कूल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पिछले साल जुलाई में 15 वर्षीय मेलिसा ने अपनी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और टिंगन टेक्निकल स्कूल के स्टीम और मशीनरी विभाग में एक छात्र बनने के अपने सपने को पूरा किया। इस प्रकार उसकी साप्ताहिक स्कूल फीस बढ़कर 9 पेंस हो गई। इस बीच बेंसन की कंपनी दक्षिणी महाद्वीप की स्थिति से प्रभावित हुई। लाभ और व्यापारिक लेन देन दोनों में भारी गिरावट आए। 1/3 से अधिक कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। अपनी नौकरी बनाए रखने और अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए बेंसन केवल अधिक कठिन कार्य ही स्वीकार कर सकते थे। उन्हें बार बार ओवरटाइम काम करना पड़ता था या कठोर वातावरण वाले स्थानों पर जाना पड़ता था। पिछले कुछ दिनों से वह इसी में व्यस्त था। ऐसा नहीं था कि क्लेन ने अपने बड़े भाई के बोझ को साझा करने में मदद करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पैदा होने और एक औसत भाषा स्कूल में दाखिला लेने के बाद जब उसने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया तो उसे अपर्याप्तता की तीव्र भावना महसूस हुई। उदाहरण के लिए, उत्तरी महाद्वीप में सभी भाषाओं की उत्पत्ति के रूप में फेसेक की प्राचीन भाषा कुछ ऐसी थी जिसे सभी रईसों और धनी वर्ग के बच्चे छोटी उम्र से सीखते थे। इसके विपरीत उन्होंने इसके साथ पहला संपर्क विश्वविद्यालय में ही किया था। अपने स्कूली करियर के दौरान उन्हें कई समान पहलुओं का सामना करना पड़ा। क्लेन ने लगभग अपना सब कुछ दे दिया और अक्सर देर रात तक जागता था और जल्दी उठता था और मुश्किल से दूसरों से आगे निकल पाता था। अंततः उसे औसत परिणामों के साथ स्नातक होने की अनुमति मिलती थी। अपने बड़े भाई और छोटी बहन की यादें जो मिंगरुई के दिमाग में तब तक सक्रिय रही जब तक उसने दरवाजे का हैंडल नहीं खोला। तभी वह झटके से जागा और उसे याद आया कि उसके हाथ में रिवॉल्वर है। यह एक अर्ध विनियमित वस्तु थी, इससे बच्चे डर जाएंगे। इसके अलावा मेरे सिर पर अभी भी घाव है। मेलिसा के किसी भी क्षण पहुंचने पर जो मिंगरुई ने अपनी कनपटी पर दबाव डाला और जल्दी से एक डेस्क की दराज को खोला और उसे बंद करने से पहले रिवॉल्वर को अंदर फेंक दिया। क्या हुआ? जब मेलिसा ने हंगामा सुना तो उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वह अभी भी अपनी युवावस्था के चरम पर थी। भले ही उसके पास खाने के लिए अधिक पौष्टिक भोजन नहीं था, जिससे उसका चेहरा पतला और थोड़ा पीला पड़ गया था, उसकी त्वचा चमकदार बनी हुई थी क्योंकि उसमें एक युवा लड़की की झलक झलक रही थी। जब जो मिंगरुई ने अपनी बहन की भूरी आंखों को देखा तो उसने जबरन खुद को संभाला और रिवॉल्वर के अस्तित्व को छिपाने के लिए दराज को शांति से बंद करने से पहले अपने हाथ के पास एक वस्तु उठाई। उसने अपना दूसरा हाथ अपनी कनपटी पर रखा, जिसकी बनावट इस बात की पुष्टि कर रही थी कि उसका घाव पहले ही ठीक हो चुका है।
उसने एक चांदी की बेलपत्ती वाली पॉकेट घड़ी निकाली और ऊपर से धीरे से दबाया, जिससे उसका ढक्कन खुल गया। ये भाई बहन के पिता की तस्वीर थी। ये रॉयल आर्मी सार्जेंट द्वारा छोड़ी गई सबसे मूल्यवान वस्तु थी, लेकिन सेकंड हैंड वस्तु होने के कारण ये हाल के वर्षों में समय समय पर खराब हो जाती थी, भले ही उन्होंने इसे ठीक करने के लिए एक घड़ीसाज की मदद ली थी। इसने बेंसन को शर्मिंदा किया था, जिसे कई बार अपना रुतबा ऊंचा करने के लिए इसे अपने साथ लाने में मजा आता था, इसलिए अंत में इसे वापस घर पर फेंक दिया गया। ये कहना पड़ा कि शायद मेलिसा के पास मशीनरी में प्रतिभा थी। घड़ी के पीछे के सिद्धांतों को समझने के बाद उसने पॉकेट घड़ी के साथ काम करने के लिए अपने तकनीकी स्कूल से उपकरण उधार लिए। हाल ही में उन्होंने इसे ठीक करने का दावा भी किया था। जो मिंगरुई ने घड़ी के खुले कवर को देखा और देखा कि दूसरा कांटा हिल नहीं रहा था। अवचेतन रूप से उसने पॉकेट घड़ी को घुमाने के लिए शीर्ष डायल को घुमा दिया। हालांकि कई बार इसे घुमाने के बावजूद उसने तने हुए झरनों की आवाज नहीं सुनी। दूसरा हाथ गतिहीन रहा। ऐसा लगता है कि यह फिर से टूट गया है। बातचीत का विषय ढूंढने की कोशिश करते हुए उसने अपनी बहन की ओर देखा। मेलिसा ने उस पर एक भावहीन नजर डाली और जेब घड़ी छीनने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। वह अपनी जगह पर खड़ी रही और जेब घड़ी के ऊपर बैठकर बटन खींच लिया। कुछ साधारण घुमावों के साथ सेकंड हैंड की टिकटॉक की आवाज आने लगी। क्या आमतौर पर बटन को ऊपर खींचने का मतलब समय को समायोजित करना नहीं है? जो मिंगरुई की अभिव्यक्ति तुरंत खाली हो गई। उसी समय दूर स्थित गिरजाघर से एक घंटी बजी। ये 6 बार गूंजा, दूर और अलौकिक लग रहा था। मेलिसा ने इसे सुनने के लिए अपना सिर झुकाया और बटन को एक बार फिर ऊपर खींच लिया। इसके बाद उसने समय को सिंक्रोनाइज करने के लिए इसे चालू कर दिया। अब ठीक है, उसने बिना किसी भावना के कहा। फिर उसने ऊपर वाला बटन वापस दबाया और जेब घड़ी जो मिंगरुई को वापस सौंप दी। जो मिंगरुई ने शर्मिंदगी में विनम्रता से मुस्कुराहट लौटाई। अलमारी की ओर जाने से पहले मेलिसा ने अपने बड़े भाई को तीखी निगाहों से देखा। जाने के लिए दरवाजा खोलने से पहले उसने अपना प्रसाधन सामग्री और तौलिया ले लिया। वह सार्वजनिक स्नानघर की ओर चली गई। उसकी अभिव्यक्ति में अपमान और त्यागपत्र की झलक क्यों थी? क्या यह एक मंदबुद्धि भाई के प्रति प्रेम और चिंता का भाव है? जो मिंगरुई ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया। उसने पॉकेट घड़ी को दोबारा खोलने से पहले एक क्लिक के साथ उसका कवर बंद कर दिया। उसने इस क्रिया को दोहराया क्योंकि उसके निष्क्रिय विचार एक प्रश्न पर केंद्रित थे। क्लेन ने बिना साइलेंसर के आत्महत्या कर ली। खैर, मैं इसे अभी आत्महत्या ही मानूंगा। उनकी आत्महत्या से काफी हंगामा मचना चाहिए था, फिर भी मेलिसा, जो बस एक दीवार दूर थी, ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्या वह बहुत गहरी नींद में सो रही थी, या फिर शुरुआत से ही क्लेन की आत्महत्या रहस्य में डूबी हुई है? क्लिक करें। जेब घड़ी खुल गई। खड़क, पॉकेट घड़ी बंद हो गई। मेलिसा नहाकर लौटी और उसने अपने भाई की पॉकेट घड़ी को लगातार खोलने और बंद करने की अवचेतन क्रिया देखी। उसकी निगाहें एक बार फिर निराशा से चमक उठी और उसने मीठी आवाज में कहा, क्लेन, बची हुई सभी ब्रेड निकाल लो। आज ताजी ब्रेड खरीदना याद रखना। मीट और मटर भी हैं। आपका इंटरव्यू जल्द ही है। मैं आपके लिए मटन बनाऊंगी, मटर के साथ दम किया हुआ। बोलते बोलते उसने एक कोने से स्टोव हटा दिया। कुछ कोयले के साथ उसने गर्म पानी का एक बर्तन उबाला। पानी उबलने से पहले उसने अलमारी की सबसे निचली दराज खोली और एक खजाना जैसा दिखने वाला सामान निकाला, घटिया चाय की पत्तियों का एक डिब्बा। उसने लगभग 10 पत्तियां बर्तन में डाली और दिखावा किया कि यह असली चाय है। मेलिसा ने चाय के 2 बड़े कप डाले और चाय के साथ जो मिंगरुई के साथ राई की रोटी के 2 टुकड़े साझा किए। इसमें कोई चूरा या अत्यधिक ग्लूटेन नहीं मिलाया गया है, लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं है। जो मिंगरुई अभी भी कमजोर महसूस कर रहा था और भूख से मर रहा था। अंदर ही अंदर शिकायत करते हुए उसने खुद को चाय के साथ रोटी निगलने के लिए मजबूर किया। कुछ मिनट बाद मेलिसा ने खाना खत्म कर दिया। अपने काले बालों को, जो बनियान तक पहुंचते थे, ठीक करने के बाद उसने जो मिंगरुई की ओर देखा और कहा, ताजी रोटी खरीदना याद रखें। हमें बस 8 पाउंड चाहिए। मौसम गर्म है, इसलिए रोटी आसानी से खराब हो जाएगी। इसके अलावा खरीदो मटन और मटर, उन्हें खरीदना याद रखें। दरअसल वह अपने सुस्त भाई के लिए चिंता दिखा रही थी, यहाँ तक कि उसे दूसरी बार इस पर जोर देने के लिए दोहराना पड़ा। जो मिंगरुई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है। लोन किंगडम के पाउंड के संबंध में जो मिंगरुई ने क्लेन की मांसपेशियों की स्मृति का उसके साथ मिलान किया। उनका मानना था कि यह उनकी आदत से आधा किलोग्राम के करीब था। मेलिसा ने आगे कुछ नहीं कहा। वह खड़ी हुई और क्षेत्र को साफ किया। दोपहर के भोजन के लिए रोटी का आखिरी टुकड़ा पैक करने के बाद उसने एक फटी हुई घूंघट वाली टोपी पहनी जो उनकी मां पीछे छोड़ गई थी। उसने अपनी किताबें और स्टेशनरी ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्वसिला हुआ बैग उठाया और जाने के लिए तैयार हो गए। ये रविवार नहीं था, इसलिए उसके पास कक्षाओं में भाग लेने के लिए पूरा दिन था। उनके अपार्टमेंट से टिंगन टेक्निकल स्कूल तक पैदल चलने में लगभग 50 मिनट लगे। सार्वजनिक घोड़ा गाड़ियां थीं जिनका किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर था, जिसकी सीमा शहर में 4 पेंस और शहर के बाहरी इलाके में 6 पेंस थी। पैसे बचाने के लिए मेलिसा समय से पहले निकल जाती थी और पैदल स्कूल जाती थी। मुख्य दरवाजा खोलने के कुछ क्षण बाद वह अपने कदमों में रुकी और अपना शरीर आधा मोड़ते हुए बोली, क्लेन, बहुत अधिक मटन या मटर मत खरीदो। बेंसन रविवार को वापस आ सकता है। ओह, और याद रखें कि हमें केवल 8 पाउंड चाहिए रोटी का। ठीक है, निश्चित बात है, जो मिंगरुई ने हताश होकर उत्तर दिया। इसके साथ ही उसने रविवार शब्द को अपने दिमाग में कई बार दोहराया। उत्तरी महाद्वीप में एक वर्ष को इसी तरह 12 महीनों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक वर्ष 365 या 366 दिन होते थे। इसी प्रकार एक सप्ताह को 7 दिनों में विभाजित किया गया। महीनों का विभाजन खगोलीय प्रेक्षणों का परिणाम था। इससे जो मिंगरुई को संदेह हुआ कि क्या वह किसी समानांतर दुनिया में है। जहां तक दिनों के बंटवारे की बात है, यह धर्म का परिणाम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उत्तरी महाद्वीप में 7 रूढ़िवादी देवता थे: शाश्वत चमकता हुआ सूर्य, तूफानों का देवता, ज्ञान और बुद्धि का देवता, सदाबहार देवी, धरती माता, युद्ध का देवता और भाप और मशीनरी का देवता। अपनी बहन को दरवाजा बंद करके जाते हुए देखकर जो मिंगरुई ने अचानक आह भरी। शीघ्र ही उनका ध्यान भाग्य वृद्धि अनुष्ठान पर केंद्रित हो गया। क्षमा करें, मैं वास्तव में घर लौटना चाहता हूँ। फिर से अपनी कुर्सी पर लौटते हुए उसने दूर स्थित गिरजाघर की घंटियों की आवाज फिर से सुनी। जो मिंगरुई के धीरे धीरे खड़े होने से पहले ये 7 बार जारी रहा। वह सामने अलमारी के पास गया और अपने कपड़े निकाले। मैचिंग सूट के साथ एक काली बनियान, उसके पैरों से कसकर चिपकी हुई पतलून, एक आधी टोपी और उसकी फीकी विद्वतापूर्ण हवा ने जो मिंगरुई को ऐसा महसूस कराया जैसे वह विक्टोरियन युग में स्थापित एक अंग्रेजी नाटक देख रहा हो। वह अचानक धीरे से बुदबुदाया और एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मैं एक साक्षात्कार के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं बस अपने भाग्य को बढ़ाने वाले अनुष्ठान की तैयारी के लिए कुछ सामग्री खरीद रहा हूँ। क्लेन अपने बारे में बहुत चिंतित था। आसन साक्षात्कार की यह सहज बन गया। जब उसका ध्यान पर्याप्त रूप से केंद्रित नहीं होता था तो वह आदतन अपने एकमात्र अच्छे कपड़े ही पहनता था।
सांस लेने के बाद जो मिंगरुई ने अपना सूट और बनियान उतार दिया और भूरा पीला कोट पहन लिया। वह उसी रंग के गोल किनारे वाली फैल टोपी में भी बदल गया। अपना पहनावा तैयार करके वह बिस्तर के किनारे चला गया और एक चौकोर तकिया उठा लिया। उसने नीचे एक अगोचर छेद में अपना हाथ डाला और एक मध्यवर्ती परत खोजने से पहले चारों ओर खोजबीन की। जब उसने अपना दाहिना हाथ पीछे किया तो उसकी हथेली में नोटों की एक गड्डी थी। फीके गहरे हरे रंग वाले लगभग 8 नोट थे। बेंसन के पास इस समय ये सभी बचते थीं। इसमें अगले 3 दिनों का रहने का खर्च भी शामिल था। इनमें से 2 5 सोली के नोट थे और बाकी 1 सोली के नोट थे। लोन साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली में सोली को दूसरा स्थान दिया गया था। इसकी उत्पत्ति प्राचीन चांदी के सिक्कों से हुई है। 1 सोली 12 तांबे के पेंस के बराबर था। उनके पास 1 और 5 सोली के मूल्यवर्ग थे। मुद्रा प्रणाली के शीर्ष पर सोने का पाउंड था। वे भी कागज आधारित थे लेकिन सोने की गारंटी देते थे और सीधे जुड़े होते थे। 1 सोने का पाउंड 20 सोली के बराबर था। उनके पास 1, 5 और 10 सोने के पाउंड के मूल्यवर्ग थे। जो मिंगरुई ने एक नोट फैलाया और उसे हल्की अनोखी स्याही का एहसास हुआ। ये पैसे की गंध थी, शायद प्लेन की स्मृति के टुकड़े या पैसे के लिए उसकी निरंतर इच्छा का परिणाम। जो मिंगरुई को ऐसा लगा जैसे उसे तुरंत इन नोटों से प्यार हो गया हो। देखिए इनके डिजाइन कितने खूबसूरत हैं। ये कठोर और पुराने जमाने के जॉर्ज III और उनकी 2 मूंछों को विशेष रूप से मनमोहक बनाता है। देखिए जब नोट को सूरज की रोशनी के सामने रखा जाता है तो जो वाटरमार्क देखा जा सकता है वह कितना आकर्षक है। नकली रोधी लेबल का उत्कृष्ट डिजाइन इसे उन नकली फैंसी शॉक से पूरी तरह से अलग बनाता है। जो मिंगरुई ने 2 1 सोली नोट निकालने से पहले लगभग 1 मिनट तक इसकी प्रशंसा की। फिर उसने बचे हुए नोटों को लपेटा और उन्हें कुशन की छिपी हुई परत में वापस भर दिया। छेद के चारों ओर कपड़े को व्यवस्थित करने और चपटा करने के बाद जो मिंगरुई ने बाहर निकाले गए 2 नोटों को बड़े करीने से मोड़ा और उन्हें अपनी भूरी पीली जैकेट की बाईं जेब में रख दिया। उसने अपनी पतलून की जेब में रखे कुछ पेन से नोट अलग किए। ये सब करने के बाद उसने अपनी दाहिनी जेब में चाबी रखी और अपने साथ एक गहरे भूरे रंग का पेपर बैग लाया और तेजी से दरवाजे की ओर चल दिया। उसके थिरकते कदम तेज गति से धीमे होते गए और आखिरकार रुक गए। जो मिंगरुई दरवाजे के पास खड़ा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने पहले ही भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी हैं। क्लेन की आत्महत्या विशिष्टताओं से भरी थी। अगर वह ऐसे ही चला जाए तो क्या उसे किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। कुछ गहन विचार के बाद जो मिंगरुई अपनी मेज पर लौट आया और दराज खोली। फिर उसने चमचमाती पीतल की रिवॉल्वर निकाली। यह एकमात्र रक्षात्मक हथियार था जिसके बारे में वह सोच सकता था और यह पर्याप्त शक्ति वाला एकमात्र हथियार था। हालांकि उन्होंने कभी भी निशानेबाजी का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन इस तरह की रिवॉल्वर निकालना निश्चित रूप से किसी को भी डरा देगा। उसने अपनी रिवॉल्वर को उस जेब में डालने से पहले रिवॉल्वर की ठंडी धातु को सहलाया जहां उसके नोट थे। जैसे ही उसकी उंगलियां बंदूक के हैंडल पर दब गईं, उसने पैसे अपनी हथेली में दबा लिए। ये बिल्कुल छुपा हुआ था। सुरक्षित महसूस करते हुए जो हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, उसे अचानक चिंता होने लगी। क्या मैं अंततः असफल हो जाऊंगा? इस तरह के विचार से भ्रमित होकर जो मिंगरुई ने तुरंत एक उपाय सोचा। उसने रिवॉल्वर खींची और सिलेंडर छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने उस खाली कक्ष को बंद करने से पहले बंदूक के हथौड़े से संरेखित किया जो आत्महत्या का परिणाम था। इस तरह अगर कोई मिसफायर भी होता तो वह खाली राउंड निकाल देता। अपनी रिवॉल्वर वापस अपनी जेब में डालने के बाद जो मिंगरुई ने अपना बायां हाथ वहां रखा। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी टोपी को दबाया और जाने से पहले दरवाजा खींच लिया। दिन के दौरान गलियारा धुंधला रहता था क्योंकि गलियारे के अंत में स्थित खिड़की से सीमित सूर्य की रोशनी आती थी। जो मिंगरुई तेजी से सीढ़ियों से नीचे चला गया और सूरज की चमक और गर्मी लेने से पहले अपार्टमेंट छोड़ दिया। हालांकि यह लगभग जुलाई था, फिर भी इसे गर्मियों का मध्य माना जाता था। हालांकि टिंगनलोन साम्राज्य के उत्तर में स्थित था, इसलिए इसमें अद्वितीय जलवायु विशेषताएं थीं। पृथ्वी पर उच्चतम वार्षिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस भी नहीं था। सुबह तो और भी ठंडी थी। हालांकि सड़कें गंदे पानी और बिखरे हुए कबाड़ से भरी हुई थीं। क्लेन की यादों के अनुसार कम आय वाले समुदायों में यह कोई दुर्लभ दृश्य नहीं था, भले ही वहां सीवत थे। आखिरकार वहां बहुत सारे लोग थे और जीवित रहने के लिए लोगों की जरूरत थी। आओ और हमारी स्वादिष्ट भुनी हुई मछली का स्वाद चखें। गर्म और ताज़ा ऑयस्टर सूप। सुबह एक कटोरा पिएं और पूरे दिन स्फूर्तिवान महसूस करें। बंदरगाह से ताज़ी मछलियां मात्र 5 पेंस में। मफिन और ईर सूप एकदम सही संयोजन बनाते हैं। शंख शंख शंख। शहर के बाहर के खेतों से ताजी तोड़ी गई सब्जियां, सस्ती और ताज़ा। ... सब्जियां, फल और गर्म भोजन बेचने वाले मोबाइल फेरी वाले सड़कों पर चिल्ला रहे थे और तेजी से पैदल चलने वालों को इशारा कर रहे थे। उनमें से कुछ खरीदारी से पहले रुकेंगे और सावधानीपूर्वक तुलना करेंगे। अन्य लोग अधीरता से हाथ हिलाते थे क्योंकि उन्हें अभी तक दिन के लिए काम नहीं मिला था। जो मिंगरुई ने हवा का ऐसा झोंका लिया जिसमें हानिकारक और सुगंधित सुगंध दोनों मिश्रित थी। जैसे ही उसने अपने बाएं हाथ में रिवॉल्वर कसकर पकड़ ली, उसने नोटों को कसकर पकड़ लिया। व्यस्त सड़क से गुजरते समय वह थोड़ा झुककर अपने दाहिने हाथ से अपनी टोपी को दबाया। आबादी वाले इलाकों में चोरियां तो होंगी ही। इसके अलावा इस सड़क पर उन गरीब नागरिकों की कोई कमी नहीं थी जो अपनी पिछली नौकरियां खोने के बाद अंशकालिक काम कर रहे थे। वहां भूखे बच्चे भी थे जिनका शोषण वयस्कों द्वारा अपनी इच्छानुसार करने के लिए किया जाता था। वह तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह उस बिंदु पर नहीं पहुंच गया जहां उसके चारों ओर की भीड़ सामान्य हो गई। उसने अपनी पीठ सीधी की और सड़क की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। वहां एक आवारा अकॉर्डियनिस्ट बस चला रहा था। राग कभी सुखद कभी उत्साहपूर्ण होता था। उसके बगल में मैले कुचले कपड़ों में कई बच्चे थे जिनका रंग कुपोषण के कारण पीला पड़ गया था। उन्होंने संगीत सुना और उसकी धुन पर स्वनिर्मित कोरियोग्राफी पर नृत्य किया। उनके चेहरे खुशी से ऐसे भरे हुए थे मानो वे कोई राजकुमार या देवदूत हो। एक मृत स्त्री वहां से गुजरी। उसकी स्कर्ट गंदी थी और उसकी त्वचा बेजान थी। उसकी निगाहें सुस्त और सुस्त लग रही थीं। तभी जब उसने बच्चों के झुंड को देखा तो एक हल्की सी चमक चमकी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को 3 दशक पहले देखा हो। स्मिरिन बेकरी पर रुकने से पहले जो मिंगरुई उससे आगे निकल गया और दूसरी सड़क पर चला गया। बेकरी की मालकिन वेंडी स्मिरिन नाम की 70 साल की दादी थी। उसके बाल पूरी तरह से भूरे सफेद थे और वह हमेशा एक मिलनसार मुस्कान रखती थी। क्लेन की यादों की शुरुआत से ही वह यहाँ ब्रेड और पेस्ट्री बेचती रही थी। ओह, वह जो टिंगन बिस्कुट और नींबू केक बनाती है वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जो मिंगरुई ने लार का एक कौर निगला और मुस्कुराया। श्रीमती स्मिरिन 8 पाउंड राई की रोटी। ओह प्रिय क्लेन, बेंसन कहाँ है? क्या वह वापस नहीं आया है? वेंडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ और दिनों में, जो मिंगरुई ने स्पष्ट उत्तर दिया। जैसे ही वेंडी ने राई की रोटी ली, उसने आह भरी। वह निश्चित रूप से एक मेहनती लड़का है। उसकी एक अच्छी पत्नी होगी। ये कहने पर उसके होठों के कोने मुड़ गए और उसने चंचलता से कहा, अब सब अच्छा है। आप पहले ही स्नातक हो चुके हैं।
आप हमारे खोए विश्वविद्यालय के इतिहास में स्नातक हैं और आप जल्द ही पैसा कमाने में सक्षम होंगे। आपको ऐसा करना चाहिए, उस अपार्टमेंट में न रहें जिसमें आप वर्तमान में रह रहे हैं। कम से कम आपके पास एक बाथरूम होना चाहिए जिसे आप अपना कह सकें। श्रीमती स्मिरिन, आप आज एक युवा और ऊर्जावान महिला लगती हैं। जो मिंगरुई केवल सूखी मुस्कान के साथ जवाब दे सका। यदि क्लेन सफलतापूर्वक अपना साक्षात्कार पास कर लेता और टिंडन विश्वविद्यालय में व्याख्याता बन जाता तो यह सच था कि उसके परिवार को तुरंत उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति में धकेल दिया जाता। उनकी स्मृति के अंशों में उन्होंने एक बार उपनगरों में एक बंगला किराए पर लेने के बारे में कल्पना की थी। पहली मंजिल पर 5 या 6 कमरे, 2 बाथरूम, ऊपर एक विशाल बालकनी, 2 कमरे, एक डाइनिंग रूम, एक लिविंग रूम, एक रसोई घर, एक बाथरूम और एक भूमिगत भंडारण कक्ष होगा। यह कोई मनवांछित सपना नहीं था। यहाँ तक कि टिंडन विश्वविद्यालय में परिवीक्षा पर लेक्चरर का भी साप्ताहिक वेतन 2 गोल्ड पाउंड होगा। परिवीक्षा अवधि के बाद वेतन 3 गोल्ड पाउंड और 10 सोली तक बढ़ाया जाएगा। किसी को यह जानना होगा कि इतने वर्षों तक काम करने के बावजूद क्लेन के भाई बेंसन का साप्ताहिक वेतन केवल 1 पाउंड और 10 सोली था। किसी कारखाने में सामान्य श्रमिकों को 1 पाउंड या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा अधिक भी नहीं मिलता था, और एक बंगले का किराया लगभग 19 सोली से 1 पाउंड और 18 सोली होता था। ये 3 से 4 हजार युआन की कमाई और एक महीने में 14 से 15 हजार युआन की कमाई के बीच का अंतर है, जो मिंगरुई ने खुद से कहा। हालांकि ये सब इस आधार पर था कि उसने या तो टिंडन विश्वविद्यालय या बैकलुंड विश्वविद्यालय साक्षात्कार पास कर लिया। अन्य कई अवसर नहीं थे। बिना किसी संपर्क वाले लोगों को लोकसेवक बनने के लिए सिफारिशें नहीं मिल पाती थीं, और जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया उनके लिए नौकरी के अवसर अधिक सीमित थे। अभिजात वर्ग, बैंकों या औद्योगिक दिग्गजों की ओर से निजी सलाहकारों की अधिक मांग नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्लेन द्वारा प्राप्त ज्ञान खंडित और अधूरा था, जो मिंगरुई को श्रीमती स्मिरिन की उससे अपेक्षाओं के प्रति अजीब और दोषी महसूस हुआ। नहीं, मैं हमेशा से इतनी छोटी थी, वेंडी ने विनोदपूर्वक उत्तर दिया। जैसे ही वह बोली, उसने 16 राई की रोटी को भूरे रंग के पेपर बैग में पैक किया जो मिंगरुई लाया था। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और कहा, 9 पेंस। प्रत्येक राई की रोटी का वजन लगभग आधा पाउंड था क्योंकि मतभेद अपरिहार्य थे। 9 पेंस? क्या 2 दिन पहले ये 11 पेंस नहीं थे? जो मिंगरुई ने अवचेतन रूप से पूछा। पिछले महीने से 1 महीने पहले इसकी कीमत 15 पेंस थी। आपको उन लोगों को धन्यवाद देना होगा जिन्होंने अनाज अधिनियम को निरस्त करने के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, वेंडी ने कंधे उचकाते हुए कहा। जो मिंगरुई ने स्पष्ट स्वीकृति में सिर हिलाया। इस संबंध में क्लेन की यादें अधूरी थीं। उन्हें बस इतना याद था कि अनाज अधिनियम का मूल सिद्धांत घरेलू कृषि उत्पादों की कीमतों की रक्षा करना था। एक बार जब कीमतें एक निश्चित स्तर तक बढ़ गईं, तो फेनापोर्ट, मासन, लेनबर्ग जैसे दक्षिणी देशों से अनाज का आयात बंद कर दिया गया। लोग इस अधिनियम का विरोध क्यों करेंगे? ज्यादा कुछ कहे बिना जो मिंगरुई को डर था कि अंततः वह रिवॉल्वर निकाल लेगा, उसने सावधानी से अपने नोट निकाले और उनमें से एक को श्रीमती स्मिरिन को सौंप दिया। बदले में उन्हें 3 तांबे के पेंस दिए गए। उन्हें अपनी पतलून की जेब में भरकर उसने ब्रेड से भरा कागज का थैला लिया और सड़क के पार सलाद और मांस बाजार की ओर चल दिया। वह मटर के साथ पकाए गए मटन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था जिसे उसकी बहन ने प्रोत्साहित किया था। आयरन क्रॉस स्ट्रीट और डेफोडल स्ट्रीट के चौराहे पर एक नगरपालिका चौराहा था। वहां बहुत से तंबू लगे हुए थे और अजीब अजीब पोशाकें पहने जोकर पर्चियां बांट रहे थे। कल रात सर्कस का प्रदर्शन होगा। जो मिंगरुई ने दूसरों के हाथों में मौजूद फ्लायर्स पर नजर डाली और उनकी सामग्री को अपनी सांसों में पढ़ते हुए देखा। मेलिसा को यह जरूर पसंद आएगा। हालांकि प्रवेश शुल्क कितना है? उस विचार के साथ जो मिंगरुई करीब चला गया। जैसे ही वह लाल और पीले रंग से रंगे चेहरे वाले एक जोकर से पूछने ही वाला था, उसके बगल से एक कर्कश महिला की आवाज सुनाई दी। क्या आप भविष्यवाणी आजमाना चाहेंगे? जो मिंगरुई ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया और देखा कि एक नुकीली टोपी और लंबी काली पोशाक पहने एक महिला एक छोटे तंबू के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा लाल और पीले रंग से सना हुआ था और उसकी आंखें गहरे भूरे नीले रंग की थीं। नहीं, जो मिंगरुई ने जवाब में अपना सिर हिलाया। उसके पास भविष्य बताने के लिए अतिरिक्त नकदी नहीं थी। महिला हंसी और बोली, मेरी टैरो भविष्यवाणी बहुत सटीक है। टैरो? जो मिंगरुई तुरंत अवाक रह गया। यह उच्चारण लगभग पृथ्वी पर टैरो कार्ड के समान था, और पृथ्वी के टैरो कार्ड भविष्यवाणी के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्डों का एक सेट थे। उनके पास बस ऐसे ग्राफिक्स थे जो विभिन्न संकेतों का प्रतिनिधित्व करते थे। रुको, उसे अचानक इस दुनिया में टैरो अटकल की उत्पत्ति याद आ गई। इसकी उत्पत्ति 7 रूढ़िवादी देवताओं से नहीं हुई थी और न ही यह कोई प्राचीन विरासत थी। इसके बजाय इसे 170 साल से भी पहले उस युग के इंटिस रिपब्लिक के कौंसल रोसेले गुस्टा द्वारा बनाया गया था। इन मिस्टर रोजेल ने भाप इंजन का आविष्कार किया, नौकायन नाव में सुधार किया, इंटिस साम्राज्य के शाही शासन को उखाड़ फेंका और उन्हें शिल्प कौशल के देवता के रूप में मान्यता दी गई। वह इंटिस रिपब्लिक के पहले कौंसल भी बने। बाद में उसने अन्य देशों पर आक्रमण किया और लेनबर्ग और अन्य देशों को अपने संरक्षण में रखा। उन्होंने लोन साम्राज्य, फेनापोर्टा, फेसेक साम्राज्य और अन्य शक्तिशाली उत्तरी महाद्वीप के देशों को इंटिस गणराज्य के सामने झुका दिया। उसके बाद गणतंत्र को एक साम्राज्य में बदल दिया गया और वह स्वघोषित सम्राट सीजर बन गया। ये रोसेले के शासन के दौरान था कि 5वें युग के बाद से चर्च ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप को अपना भला सार्वजनिक पवित्र रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। तब से शिल्प कौशल के देवता को भाप और मशीनरी के देवता में बदल दिया गया। रोसेले ने टैरो अटकल का भी आविष्कार किया। उन्होंने कागज आधारित कार्डों और उनकी खेल शैलियों की समकालीन प्रणाली भी स्थापित की। ऐसी कई परिचित शैलियां थीं जिनसे जो मिंगरुई परिचित था, जैसे कि अपग्रेड, फाइटिंग द लैंडलॉर्ड, टेक्सास पोकर और क्विंट। इसके अलावा उसने जो समुद्री बेड़े भेजे थे, उन्होंने एक समुद्री मार्ग की खोज की जो तूफान के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप तक जाता था, और अशांत समुद्र। इससे उपनिवेशवाद का युग भी शुरू हुआ। दुर्भाग्य से बुढ़ापे में उनके साथ धोखा हुआ। 5वें युग के वर्ष 1198 में चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन, पूर्व इंटिस शाही परिवार, सौरोन परिवार और अन्य अभिजात वर्ग की संयुक्त सेना द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। अंततः व्हाइट मेपल पैलेस में उनकी मृत्यु हो गई। यह ऐसे सामान्य ज्ञान को याद करने से अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या यह एक स्थानांतरण वरिष्ठ हो सकता है? इसे ध्यान में रखते हुए जो मिंगरुई ये देखने के लिए उत्सुक थे कि टैरो कार्ड कैसा दिखते हैं। इसलिए उसने रंगे हुए चेहरे वाली नुकीली टोपी वाली महिला की ओर सिर हिलाया और कहा, अगर अच्छा कीमत उचित है तो मैं इसे आजमाऊंगा। महिला ने तुरंत हंसते हुए कहा, सर आज आप यहाँ पहले व्यक्ति हैं, इसलिए ये घर पर है। मुफ्त चीजों की कीमत सबसे ज्यादा है। जो मिंगरुई ने चुपचाप बुदबुदाया और निर्णय लिया कि वह कोई भी अतिरिक्त सेवाएं नहीं खरीदेगा, चाहे वे कुछ भी हों। वह उन सबको दृढ़ता से मना कर देगा। यदि आप वास्तव में इतने सक्षम हैं तो यह अनुमान लगाने का प्रयास करें कि मैं यहाँ स्थानांतरित हुआ हूँ। यह मन में रखते हुए जो मिंगरुई उस महिला के पीछे पीछे चली जिसका चेहरा लाल और पीले रंग में रंगा हुआ था और निचले तंबू में प्रवेश करने के लिए नीचे झुकते हुए चली गई।
तंबू का अंदरूनी हिस्सा बेहद अंधेरा था, केवल प्रकाश की कई किरणें ही रोशन थी जो अंदर घुसने में कामयाब रहीं। कागज के कार्डों से ढकी एक मेज को कम रोशनी में हल्का सा बनाया जा सकता था। तीखी नुकीली टोपी वाली महिला पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब वह मेज के पास गई तो उसकी लंबी काली पोशाक ऐसे चमक रही थी मानो वह पानी के ऊपर घूम रही हो। वह विपरीत दिशा में बैठी और एक मोमबत्ती जलाए मनपीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे तंबू के अंदर का हिस्सा एक ही समय में उज्ज्वल और अंधेरा दिखाई दे रहा था। इसने तुरंत वातावरण में और अधिक रहस्यमयी अनुभूति जोड़ दी। जो मिंगरुई चुपचाप बैठ गया, उसकी नजर मेज पर रखे टैरो कार्डों पर पड़ी, जहां उसे द मैजिशियन, द एम्परर, द हैंडमैन और टेम्परेंस आदि जैसे परिचित कार्ड मिले। क्या रोसेले एक हो सकती थी? वरिष्ठ, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह भी मेरा एक साथी देशवासी था, जो मिंगरुई ने अवचेतन रूप से खुद से कहा। इससे पहले कि वह मेज पर खुले हुए कार्डों को देख पाता, सटीक भविष्यवाणी करने का दावा करने वाली महिला ने पहले ही सभी कार्डों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए थे। उसने उन्हें एक डेक में ढेर कर दिया और उसके सामने धकेल दिया। सर्कस के भविष्यवक्ता ने धीमी आवाज में कहा, पहले कार्डों को फेंटें और डेक को काटें। मैं शफल, जो मिंगरुई ने स्पष्ट रूप से पूछा। भविष्यवक्ता के चेहरे पर पीला और लाल रंग एक साथ उभर आया और उसने हल्की सी मुस्कान प्रकट करते हुए कहा, बेशक, हर किसी की नियति को केवल वे ही जान सकते हैं। मैं केवल इसके पाठक के रूप में काम करती हूँ। जो मिंगरुई ने तुरंत उससे सावधानी से सवाल किया, इस पढ़ने के लिए अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता नहीं है ना? एक कीबोर्ड लोकगीतकार के रूप में मैं पहले से ही ऐसी बहुत सी तरकीबें देख चुका हूँ। भविष्यवक्ता स्पष्ट रूप से अचंभित हो गया और अंततः धीरे से बोला, यह मुफ्त है। जो मिंगरुई ने राहत महसूस करते हुए रिवॉल्वर को वापस अपनी जेब में भर लिया। इसके बाद उसने शांति से डेक को घुमाने और कुशलता से काटने के लिए अपने दोनों हाथों को बढ़ाया। ये हो चुका है। उसने पहले से ही फेंटे हुए टैरो कार्ड को टेबल के बीच में रख दिया। भविष्यवक्ता ने अपने दोनों हाथों से कार्डों को पकड़ लिया और कुछ देर तक कार्डों को ध्यान से देखती रही। फिर उसने अचानक अपना मुंह खोला और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं पूछना भूल गई, लेकिन तुम किस बारे में पूछना चाहोगे? जब जो मिंगरुई अपने पहले प्यार को लुभाने की कोशिश कर रहा था, तब उसने टैरो कार्ड पर भी शोध किया था। उन्होंने निसंकोच पूछा, अतीत, वर्तमान और भविष्य। टैरो कार्ड व्याख्या के भाग के रूप में यह एक प्रकार की भविष्यवाणी थी। खोले जाने पर 3 कार्ड क्रमिक रूप से किसी के अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक होते थे। भविष्यवक्ता ने पहले सिर हिलाया, फिर मुस्कुराहट प्रकट करने के लिए अपने होठों को मोड़ा और कहा, तो कृपया डेक को फिर से बदल दें। आप वास्तव में केवल वही कार्ड प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, यदि आप जानते हैं कि आप किस बारे में पूछना चाहते हैं। क्या तुम अभी मुझे बेवकूफ बना रहे थे? क्या आपको इतना क्षुद्र होना पड़ेगा? क्या मैंने केवल कुछ बार ही नहीं पूछा था कि क्या यह मुफ्त सेवा होगी? जो मिंगरुई के गाल थोड़े हिल गए। उसने एक गहरी सांस ली और टैरो डेक को फेर बदल करने और काटने के लिए वापस ले लिया। इस बार तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? उसने पहले से कटे हुए डेक को वापस मेज पर रख दिया। कोई बात नहीं। भविष्यवक्ता ने अपनी उंगलियां फैलाईं और डेक के ऊपर से एक कार्ड उठाया। फिर उसने इसे जो मिंगरुई के बाईं ओर रख दिया। जैसे ही वह बोली, ये कार्ड आपके अतीत का प्रतीक है, उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। ये कार्ड आपके वर्तमान का प्रतीक है। भविष्यवक्ता ने दूसरा कार्ड जो मिंगरुई के ठीक सामने रखा। फिर उसने तीसरा कार्ड उठाया और जो मिंगरुई के दाईं ओर रख दिया। ये कार्ड भविष्य का प्रतीक है। ठीक है, आप सबसे पहले कौन सा कार्ड देखना चाहेंगे? कार्ड रखने का काम पूरा करने के बाद भविष्यवक्ता ने अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी भूरी नीली आंखों से जो मिंगरुई को गहराई से देखा। मैं पहले वर्तमान पर एक नजर डालूंगा, जो मिंगरुई ने कुछ विचार करने के बाद कहा। भविष्यवक्ता ने धीरे से सिर हिलाया और टैरो कार्ड पलट दिया जो सीधे जो मिंगरुई के सामने था। इस कार्ड पर रंग बिरंगे कपड़े पहने एक पात्र को चित्रित किया गया था, जिसने सिर पर फटी टोपी पहनी हुई थी और कंधे पर एक छड़ी रखी हुई थी। छड़ी के सिरे पर एक बिंदी लटक रही थी और उसके पीछे एक पिल्ला चल रहा था। इसे 0 क्रमांकित किया गया था। मूर्ख, भविष्यवक्ता ने जो मिंगरुई पर अपनी भूरी नीली आंखें चिपकाकर हल्के से कार्ड का नाम पढ़ा। मूर्ख, टैरो का 0 कार्ड। शुरुआत, सभी प्रकार की संभावनाओं के साथ एक नई शुरुआत। जो मिंगरुई को टैरो का शौकिया उत्साही भी नहीं माना जाता था, इसलिए वह केवल टैरो के अपने अनुभवों के आधार पर एक मोटी व्याख्या ही कर सकता था। जैसे ही भविष्यवक्ता कुछ कहने ही वाला था, तंबू के कपड़े के पर्दे अचानक खुल गए। सूरज की रोशनी की किरण इतनी चकाचौंध कर देने वाली थी कि पीछे की ओर देखने वाले जो मिंगरुई की आंखें साजी से खुल गईं। आप फिर से मेरा प्रतिरूपण क्यों कर रहे हैं? लोगों के लिए भविष्यवाणी संभालना मेरा काम है। एक महिला की आवाज गुस्से से गुर्राने लगी। जल्दी से अपनी पोस्ट पर वापस लौटें। आपको याद रखना चाहिए कि आप सिर्फ एक पशु प्रशिक्षक हैं। एक पशु प्रशिक्षक। जो मिंगरुई की आंखें अब तक रोशनी के अनुकूल हो चुकी थीं। उन्होंने एक ऐसी ही दिखने वाली महिला को देखा, जिसने काले रंग की पोशाक में एक तेज नुकीली टोपी भी पहनी हुई थी और उसका चेहरा भी लाल और पीले रंग से रंगा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि वह लंबी थी और उसका शरीर पतला था। जो महिला उसके सामने बैठी थी वह तुरंत खड़ी हो गई और असंतुष्ट होकर बोली, इस पर बुरा मत मानना, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे ऐसा करना पसंद है। लेकिन मुझे कहना होगा, मेरा अनुमान और व्याख्या कभी कभी वास्तव में सटीक हो सकती है। मैं हूँ गंभीर, वह बोली और तंबू से तेजी से दूर जाने से पहले मेज के किनारे से घूमने के लिए अपनी पोशाक उठाए। सर, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आपके कार्डों की व्याख्या करूं? असली भविष्यवक्ता ने जो मिंगरुई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। जो मिंगरुई के होंठ हिले और उसने ईमानदारी से पूछा, क्या यह मुफ्त है? उद्धरण चिन्ह ... नहीं, असली भविष्यवक्ता ने उत्तर दिया। उसके बाद भूल जाओ। जो मिंगरुई ने अपने हाथ पीछे खींचे और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। तंबू से बाहर निकलने के लिए फिर से झुकने से पहले उसने अपनी रिवॉल्वर और पैसे पकड़ लिए। लानत है, वास्तव में उसे अपना भविष्य बताने के लिए एक पशु प्रशिक्षक मिल गया। क्या एक पशु प्रशिक्षक जो भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहता था एक अच्छा जोकर नहीं था? जो मिंगरुई ने बहुत जल्दी इस मामले को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने लेटस एंड मीट बाजार में 1 पाउंड मटन के लिए 7 पेंस खर्च किए, जो इतना बढ़िया नहीं था। फिर उन्होंने कुछ कोमल ब्रॉड बीन्स, पत्ता गोभी, प्याज, आलू और अन्य वस्तुएं भी खरीदी। पहले खरीदी गई रोटी के साथ उसने कुल 25 तांबे के पैसे खर्च किए, जो 2 सोली और 1 पेंस में बदल गए। खर्च करने के लिए वास्तव में पर्याप्त पैसा नहीं है। बेचारा बेंसन, न केवल जो मिंगरुई ने अपने साथ लाए गए 2 नोट खर्च कर दिए थे, बल्कि उसके लिए यह भी आवश्यक था कि वह अपने पास मौजूद एक पैसे से इसे पूरा करे। उनकी जेब में उसने बस आह भरी और इसके बारे में आगे नहीं सोचा और जल्दी से घर वापस आ गया। मुख्य भोजन के साथ वह भाग्य वृद्धि अनुष्ठान कर सकता है। ... दूसरी मंजिल के किराएदारों के धीरे धीरे चले जाने के बाद जो मिंगरुई को अभी भी अनुष्ठान करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के अमर भगवान से आशीर्वाद सटिम और संबंधित वाक्यांशों का प्राचीन फेसेक भाषा, साथ ही लोएन भाषा में अनुवाद किया।
यदि मूल मंत्र प्रभावी नहीं हुआ तो वह अगले दिन उन स्थानीय भाषाओं में अनुष्ठान को फिर से आजमाने का इरादा रखता था। आखिरकार उसे दोनों दुनियाओं के बीच के अंतरों को ध्यान में रखना था। रोम में वैसा ही करो जैसा रोमवासी करते हैं। जहां तक इसे एक प्राचीन अनुष्ठान प्रार्थना में अनुवाद करने की बात है जिसमें समर्पित हर्मीज भाषा का उपयोग किया गया था, जो मिंगरुई को अपनी शब्दावली की कमी के कारण इसे पूरा करने में कठिनाई हुई। सब कुछ तैयार करने के बाद उसने अंततः राई की 4 रोटियां निकाली। उन्होंने एक को कोने में रखा जहां मूल रूप से कोयले का स्टोव था, एक को ड्रेस दर्पण के निचले अंदरूनी हिस्से में, एक को अलमारी के शीर्ष पर जहां 2 दीवारें मिलती थीं, और एक को अध्ययन की मेज के दाईं ओर रखा जहां विविध वस्तुएं थीं रखा। एक गहरी सांस के साथ जो मिंगरुई कमरे के केंद्र में आया और खुद को शांत करने के लिए कुछ मिनट बिताए। फिर उसने एक गंभीर कदम आगे बढ़ाया और एक वर्ग के आकार में वामावर्त दिशा में चला गया। जब उसने पहला कदम उठाया तो उसने धीमे स्वर में कहा, आशीर्वाद स्वर्ग और पृथ्वी के अमर भगवान से आता है। दूसरे चरण में उन्होंने ईमानदारी से जप किया, आशीर्वाद स्वर्ग और पृथ्वी के भगवान से आ रहा है। तीसरा कदम, जो मिंगरुई ने फुसफुसाकर कहा, आशीर्वाद स्वर्ग और पृथ्वी की उत्कृष्ट खोज से उत्पन्न होता है। चौथे चरण में उन्होंने बुरी सांस छोड़ी और ध्यानमग्न होकर ध्यान करने लगे। आशीर्वाद स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य योग्य से उत्पन्न होता है। जब वह मूल स्थान पर वापस लौटा तो जो मिंगरुई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। उसमें कुछ प्रत्याशा, कुछ बेचैनी, कुछ आशा और कुछ भय था। क्या वह इसे वापस कर सकता है? क्या कोई असर होने वाला था? क्या कोई अप्रत्याशित स्थिति हो सकती है? उसके सामने अज्ञात आशा की लाल रोशनी से रंगा हुआ था। जो मिंगरुई के विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे और उसे शांत करना मुश्किल हो रहा था। इसी समय उसे अचानक महसूस हुआ कि आसपास की हवा रुक गई है, घनी और रहस्यमय हो गई है। इसके तुरंत बाद उसके कानों के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी जो कभी वास्तविक, कभी तीखी, कभी काल्पनिक, कभी आकर्षक, कभी उन्मत्त और कभी पागल जैसी लगती थी। वह स्पष्ट रूप से उस बड़बड़ाहट को समझ नहीं पाया जो चल रही थी, लेकिन जो मिंगरुई अभी भी इसे सुनने और यह क्या कह रहा है ये समझने से खुद को रोक नहीं सका। उसके सिर में फिर दर्द होने लगा। यह इतना दर्दनाक था कि ऐसा लगा जैसे किसी ने इसमें स्टील की ड्रिल रॉड घुसा दी हो। जो मिंगरुई को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर फटने वाला था। उनके विचार रंगों के साइकेडेलिक से भरे हुए थे। वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। हालांकि वह इतनी सरल क्रिया भी पूरी नहीं कर पाया। उसका पूरा शरीर सख्त होता जा रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी भी समय अलग हो सकता है। इस समय जो मिंगरुई के मन में एक आत्मोपहासपूर्ण विचार आया। यदि आप मृत्यु की तलाश नहीं करते तो आप नहीं मरते। वह अब इसे सहन नहीं कर सका। जैसे ही उसका दिमाग टूटने वाला था, आवाज़ों की बड़बड़ाहट खत्म हो गई और उसका परिवेश बहुत शांत हो गया। मनस्थिति अनियमित थी। ये केवल मनोदशा नहीं थी। जो मिंगरुई ने महसूस किया कि उसका शरीर भी उन्हीं संवेदनाओं से गुजर रहा है। उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। इस बार यह बेहद आसान काम था। उसकी आंखों पर एक दूसरे कोहरा छा गया, धुंधलापन, अस्पष्ट और अंतहीन। इस स्थिति में क्या हुआ? जो मिंगरुई ने अचानक अपने चारों ओर देखा और फिर अपना सिर नीचे किया और पाया कि वह अंतहीन कोहरे के किनारे पर तैर रहा था। कोहरा पानी की तरह बह रहा था और उस पर बहुत सारे लाल रंग के तारे बिखरे हुए थे। उनमें से कुछ विशाल थे जबकि अन्य छोटे थे। ऐसा आभास हो रहा था कि वे बहुत गहराई में छुपे हुए हैं, जबकि अन्य पानी जैसे कोहरे की सतह पर तैर रहे थे। प्रतीत होता है कि होलोग्राफिक दृश्य को देखते हुए जो मिंगरुई ने आधे भ्रमित आधे खोज तरीके से अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर लाल रंग के तारे को छूने की कोशिश की जो सतह पर तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह इस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब उसका हाथ उस तारे की सतह को छू गया तो अचानक उसके शरीर के भीतर से एक पानी का निशान प्रकट हुआ और उसने तारों को लाल विस्फोट में उत्तेजित कर दिया। ये स्वप्न में आग की लपटों के जलने जैसा लग रहा था। जो मिंगरुई इससे डर गया। उसने घबराहट में अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन गलती से एक और लाल तारे को छू गया। परिणाम स्वरूप ये तारा भी शानदार रोशनी के साथ फूट पड़ा। बदले में जो मिंगरुई को अपना दिमाग खाली महसूस हुआ और उसकी आत्मा नष्ट हो गई। लोन साम्राज्य की राजधानी बैकरून में शाही जिले में एक शानदार दिखने वाले विला के अंदर ऑड्रे हॉल एक ड्रेसर के सामने बैठा था। उस पर निशान प्राचीन थे और सतह पर एक टूटा हुआ कांस्य दर्पण था। दर्पण जागो, हॉल परिवार के नाम पर मैं तुम्हें जागने का आदेश देता हूँ। उसने कई अलग अलग कहावतों के बीच स्विच किया, लेकिन दर्पण की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। 10 से अधिक के बाद कुछ मिनट बाद उसने अंततः हार मान ली और शिकायत में अपने होंठ फैलाए। उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, पिताजी वास्तव में मुझसे झूठ बोल रहे थे। वह हमेशा मुझे बताता है कि ये दर्पण रोमन साम्राज्य के अंधेरे सम्राट का खजाना था और यह एक असाधारण वस्तु है। उसकी आवाज धीमी हो गई। ड्रेसर पर रखा कांस्य दर्पण अचानक लाल रंग की रोशनी से चमक उठा जिसने उसे ढक दिया पूरी तरह से। सोनिया सागर में एक 3 मस्तूल वाली नाव जो एक स्पष्ट अवशेष की तरह दिख रही थी, एक तूफान के माध्यम से नेविगेट कर रही थी। उसका शरीर समुद्र में धाराओं के साथ लहरा रहा था। उसने आसानी से अपना संतुलन बनाए रखा, बिजली के पैटर्न के साथ कसी हुई पोशाक और उसके हाथ में एक विचित्र आकार की कांच की बोतल थी। कभी कभी बोतल के अंदर बुलबुले फूटते थे, कभी कभी ठंड बर्फ में बदल जाती थी और कभी कभी तेज हवा के संकेत देखे जा सकते थे। शार्क का खून। अल्जीरिया बड़बड़ाया। तभी इसी क्षण कांच की बोतल और उसकी हथेली की सतह के बीच की जगह में एक लाल रंग का धब्बा दिखाई दिया। देखते ही देखते इसने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। धूसर धुंध के कोहरे में ऑड्रे हॉल की दृष्टि वापस आ गई। वह भयभीत और असमंजस की स्थिति में स्थिति के बारे में सोचने लगी जब उसने देखा कि उसके विपरीत दिशा में एक आदमी भी ऐसा ही कर रहा है। इसके तुरंत बाद उन दोनों ने एक और रहस्यमय व्यक्ति को देखा जो उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था, जो बुरे धुंध में डूबा हुआ था। वह रहस्यमय व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जो मिंगरुई था। वह वैसे ही स्तब्ध था। सर, ये कहाँ है? ऑड्रे और अजीर पहले तो चौंक गए, लेकिन बाद में चुप हो गए। फिर वे तुरंत एक सुर में बोलने लगे। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? वे न केवल एक ही लोएन भाषा बोलते थे, बल्कि उनमें एक जैसी गंभीर और तनावपूर्ण भावनाएं भी थीं। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्या करने की योजना बना रहा हूँ? मैं भी जानना चाहूंगा। खुद को शांत करते हुए जो मिंगरुई ने चुपचाप उन दोनों द्वारा पूछे गए सवालों को दोहराया। जिस चीज ने उन पर सबसे गहरी छाप छोड़ी वह न तो शब्दों से बने वाक्य थे और न ही उनके पीछे के अर्थ, बल्कि जोड़े द्वारा घबराहट और श्रद्धा का प्रदर्शन था। किसी चौंकाने वाले कारण से 2 लोगों को रहस्यमय तरीके से बुरे कोहरे से घिरी इस दुनिया में खींच लिया गया था। अपराधी के रूप में जो मिंगरुई पहले से ही असामान्य रूप से स्तब्ध और चौंका हुआ महसूस कर रहा था। अकेले उस जोड़े को छोड़ दे जो पूरी तरह से निष्क्रिय रूप से इस झंझट में खींच लिया गया था। उनके लिए ऐसी घटनाएं और मुठभेड़ पहले से ही उनकी कल्पना से परे हो सकती हैं, है ना?
क्षण भर के लिए जो मिंगरुई ने दो विकल्पों के बारे में सोचा। पहला विकल्प अपनी असली पहचान छिपाने के लिए पीड़ित होने का नाटक करना था और बदले में काफी मात्रा में विश्वास हासिल करना था। फिर वह प्रतीक्षा करो और देखो का दृष्टिकोण अपना सकता है और जहां आवश्यक हो अपनी परिस्थितियों का लाभ उठा सकता है। दूसरा विकल्प जोड़े की नजरों में अपनी रहस्यमय पहचान बनाए रखना था। फिर वह उनसे बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करते हुए आगामी विकास को प्रभावित कर सकता है। स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए समय की विलासिता के बिना उसने उस विचार को पकड़ लिया जो उसके दिमाग में कौंध रहा था। उन्होंने दूसरे विचार को आजमाने का तत्काल निर्णय लिया। अपने लिए सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का शोषण करें। कोहरे में कुछ सेकंड की शांति के बाद जो मिंगरुई मुस्कुराया, धीमे लेकिन भारी स्वर में नहीं। वह शांति से बोला जैसे कि वह आगंतुकों के विनम्र अभिवादन का उत्तर दे रहा हो। एक प्रयास, एक प्रयास, एक प्रयास। ऑड्रे हॉल ने भूरे सफेद कोहरे में छिपे रहस्यमय आदमी को देखा और केवल एक ही विचार आया कि जो कुछ भी हो रहा था वह बेतुका, हास्यास्पद, भयानक और अजीब था। कुछ देर पहले ही वह अपने शयनकक्ष के अंदर ड्रेसिंग टेबल पर थी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा वह इस जगह पर आ गई थी जो भूरे कोहरे से भरी हुई थी। कितना अकल्पनीय। ऑड्रे ने एक बेदाग विनम्र मुस्कान प्रकट करते हुए एक सांस ली। उसने कुछ परेशान होकर पूछा, सर क्या प्रयास खत्म हो गया? क्या आप हमें लौटने की इजाजत दे सकते हैं? एल्गर विल्सन का इरादा भी इसी तरह से जो मिंगरुई की जांच करने का था, लेकिन उनके समृद्ध अनुभव ने उन्हें प्रतिष्ठित बना दिया। उन्होंने अपने आवेग को रोक लिया और केवल एक मूक दर्शक की भूमिका निभाई। जो मिंगरुई ने प्रश्नकर्ता की ओर देखा। धुंधली धुंध में से देखने पर वह मोटे तौर पर संबंधित व्यक्ति की छाया देख सकता था। वह चिकनी सुनहरे बालों वाली एक लंबी लड़की थी, लेकिन उसका सटीक चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। उसने लड़की के सवाल का जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा। उसके गंदे गहरे नीले बाल थे, साथ ही उसका कद मध्यम था जिसे मोटा नहीं माना जाता था। जो मिंगरुई को अचानक कुछ एहसास हुआ। एक बार जब वह मजबूत हो गया या धुंधली दुनिया की गहरी समझ हो गई, तो शायद उसके लिए कोहरे के पार देखना और लड़की और आदमी को पहचानना संभव हो गया। इस स्थिति में वे आगंतुक हैं और मैं स्वामी हूं। अपनी मानसिकता बदलने के बाद जो मिंगरुई ने तुरंत उन विवरणों पर ध्यान दिया जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। सुरीली आवाज वाली लड़की और परिपक्व शांतचित्त व्यक्ति दोनों ही काफी निराले लग रहे थे। हल्के लाल रंग से रंगे हुए वे भूरे कोहरे के पार दो लाल लाल सितारों की एक प्रक्षेपित छवि से मिलते जुलते थे। ये प्रक्षेपण गहरे लाल रंग और उसके स्वयं के बीच संबंध पर आधारित था, एक अमूर्त संबंध जिसे केवल वह स्वयं ही वास्तविक रूप से समझ सकता था। कनेक्शन करते ही प्रक्षेपण गायब हो जाएगा और युगल फिर वापस आ जाएगा। जो मिंगरुई ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए घोड़े की ओर देखा। बेशक, यदि आप औपचारिक अनुरोध करते हैं तो आप इसी क्षण वापस आ सकते हैं। जब उसे उसके लहजे से कोई गलत इरादा नहीं पता चला तो ऑड्रे ने राहत की सांस ली। उनका मानना था कि चूंकि एक सज्जन व्यक्ति जो ऐसी चमत्कारी चीजों में सक्षम था, उसने अपना वचन दिया था, वह निश्चित रूप से इसका कठोरता से पालन करेगा। उसका मन कुछ शांत होने के बाद आश्चर्यजनक रूप से उसे छुट्टी का अनुरोध करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी विशैली आंखें बाएं और दाएं घुमाई जो एक असामान्य चमक से चमक रही थी। उसने चिंतित, प्रत्याशित और ललचाते हुए कहा, यह एक अद्भुत अनुभव है। हाँ, मैं हमेशा उम्मीद करती रही हूँ कि ऐसा कुछ होगा। मेरा मतलब है मुझे रहस्य और अलौकिक चमत्कार पसंद हैं। नहीं, मेरा कहना यह है, मेरे कहने का मतलब यह है कि सर, मैं बियॉन्डर बनने के लिए क्या कर सकता हूँ? बोलते बोलते वह और अधिक उत्तेजित हो गई, यहाँ तक कि वह अपने शब्दों को लेकर लड़खड़ा रही थी। अपने बड़ों द्वारा बताई गई रोमांचकारी कल्पनाओं को सुनने के परिणामस्वरूप जो सपना उसके मन में पनपा था, उसे अंततः साकार होने की संभावना दिखाई दी। हालांकि कुछ ही शब्दों में वह पहले ही अपने सभी पिछले डर और भय को भूल चुकी थी। अच्छा प्रश्न, मैं भी उत्तर जानना चाहूंगा, जो मिंगरुई ने अंदर ही अंदर शिकायत की। अपनी यथार्थ छवि को बरकरार रखने के लिए उन्होंने सवाल के जवाब पर विचार करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्हें लगा कि खड़े होकर बात करना उनके लिए काफी अशोभनीय है। क्या उसे एक महल में एक लंबी मेज के सिर पर और प्राचीन पैटर्न से उकेरी गई एक रहस्यमय ऊंची कुर्सी पर बैठकर चुपचाप अपने आगंतुकों को नहीं देखना चाहिए? जैसे ही यह विचार सामने आया, धूसर कोहरा छाने लगा, जिससे ऑड्रे और अजीरिया दोनों को झटका लगा। एक पल में उन्होंने अपने चारों ओर कई विशाल पत्थर के खंभे देखे। उनके ऊपर एक विशाल गुंबद था जो उन्हें घेरे हुए था। ये संपूर्ण भवन दिग्गजों के लिए एक पौराणिक महल की तरह ही शानदार, भव्य और ऊंचा दिखता था। गुंबद के ठीक नीचे, जहां भूरा कोहरा इकट्ठा हुआ था, एक लंबी कांस्य मेज दिखाई दी, जिसके दोनों ओर एक सममित व्यवस्था में 10 ऊंची पीठ वाली कुर्सियां थीं। साथ ही लंबी मेज के अन्य 2 छोरों पर एक कुर्सी थी। प्रत्येक कुर्सी का पिछला भाग चकाचौंध था और गहरे लाल रंग से चमक रहा था, अजीब नक्षत्रों की रूपरेखा बना रहा था जो वास्तविकता से भिन्न थे। ऑड्रे और एल्गर सम्मान की सीट के बगल में आमने सामने बैठे थे। लड़की ने अपनी तरफ देखा और बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सकी। कितना आकर्षक! ये निश्चित रूप से आकर्षक है। जो मिंगरुई ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अविचल अभिव्यक्ति बनाए रखते हुए कांस्य मेज के किनारे को थोड़ा सा सहलाया। एल्गर ने आसपास का निरीक्षण किया और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने अचानक अपना मुंह खोला और जो मिंगरुई के स्थान पर ऑड्रे के प्रश्न का उत्तर दिया। क्या आप लोन हैं? यदि आप बियॉन्डर बनना चाहते हैं तो एवरनाइट देवी, तूफानों के भगवान या भाप और मशीनरी के देवता के चर्च में शामिल हों। हम में से अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में किसी बियॉन्डर से नहीं मिलेंगे। इससे चर्चों और यहाँ तक कि कुछ सबसे बड़े चर्चों के कुछ पादरियों को भी इस पर संदेह हो गया है। जबकि यह मामला है, मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि बियॉन्डर्स अभी भी अदालतों, न्यायाधिकरणों और निष्पादन एजेंसियों में मौजूद हैं। वे अभी भी अंधेरे में पनपने वाले खतरों से लड़ रहे हैं, केवल ये कि लौह युग के पहले और शुरुआती दिनों की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम है। जो मिंगरुई ने ध्यान से सुना, लेकिन उसने खुद को अजीर के शब्दों पर कम ध्यान देने की पूरी कोशिश की, ठीक उसी तरह जैसे वह बच्चों को कहानियां सुनाते हुए सुन रहा था। क्लेन के इतिहास के खंडित सामान्य ज्ञान पर भरोसा करते हुए जो मिंगरुई को स्पष्ट रूप से पता था कि लौह युग वर्तमान युग को संदर्भित करता है, जो कि 5वां युग था जो 1349 साल पहले शुरू हुआ था। और वे आहें भरने से पहले चुपचाप एल्गर को अपना वाक्य पूरा करते सुन रहा था। मिस्टर, आपने अभी जो कहा उसके बारे में मुझे सब पता है। मैं उससे भी अधिक जानता हूं, जिसमें नाइटहॉक्स, मैंडेटेड पनिशर और मशीनरी हाइव माइंड भी शामिल है, लेकिन मैं अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहता। एल्गर ने धीमी आवाज में हंसी और स्पष्ट रूप से कहा, आप बलिदानों के बिना एक बियॉन्डर नहीं बन सकते। यदि आप चर्चों में शामिल होने और उनकी दी गई चुनौतियों को स्वीकार करने पर विचार नहीं करते हैं, तो आप केवल शाही परिवारों और परिवार के साथ कुछ रईसों की तलाश कर सकते हैं। 1000 वर्ष से अधिक का इतिहास यदि नहीं, तो गुप्त दुष्ट संगठनों की खोज के लिए आप अपनी किस्मत पर भरोसा कर सकते हैं। ऑड्रे ने अवचेतन रूप से अपने गाल फुलाए और घबराकर चारों ओर देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि रहस्यमय आदमी और ऑड्रे दोनों ने उसकी टिक पर ध्यान नहीं दिया, उसने दबाव डाला, क्या कोई अन्य समाधान नहीं है?
अल्जीरिया सन्नाटे में डूब गया। लगभग आधे मिनट बाद वह पीछे मुड़कर उस रहस्यमय आदमी की ओर देखने लगा जो उन दोनों को चुपचाप देख रहा था। यह महसूस करते हुए कि जो मिंगरुई की कोई टिप्पणी करने की कोई योजना नहीं है, उसने ऑड्रे की ओर देखा और विचार विमर्श के साथ कहा, मेरे पास अनुक्रम 9 पोषण फार्मूलों के 2 सेट हैं। अनुक्रम 9, जो मिंगरुई ने मन ही मन बुदबुदाया। सचमुच? कौन से 2 सेट? ऑड्रे को स्पष्ट रूप से पता था कि अनुक्रम 9 पोषण फार्मूलों का क्या मतलब है। एल्गर थोड़ा पीछे झुका और बिना हड़बड़ी में उत्तर दिया, जैसा कि आप जानते हैं, मानवता वास्तविक बियोडस बनने के लिए केवल औषधि पर निर्भर हो सकती है, जबकि औषधि के नाम ब्लास्फेमी से आते हैं। जो तुनवान, एल्विश, प्राचीन और आधुनिक हमीस और प्राचीन फेसेक में निरंतर अनुवाद के बाद उनमें उस युग के दिन और उम्र से मेल खाने के लिए बदलाव आए हैं। सार उनके नामों में नहीं है, बल्कि यह है कि क्या वे मुख्य विशेषताओं को चित्रित करते हैं। औषधि। मेरे पास नाविक नामक अनुक्रम 9 औषधि है। यह आपको उत्कृष्ट संतुलन क्षमता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। भले ही आप तूफान के दौरान नाव पर हों, आप स्वतंत्र रूप से चल सकेंगे जैसे कि आप जमीन पर हों। आपको अपनी त्वचा के नीचे अत्यधिक ताकत और मायावी परतें भी प्राप्त होंगी। वे आपको मछली की तरह तैरने में सक्षम बनाएंगे और पकड़ना मुश्किल होगा। आप समुद्री जानवरों की तरह पानी के अंदर भी फुर्ती से चलेंगे। बिना किसी उपकरण के भी आप आसानी से कम 10 मिनट तक पानी के अंदर डूबे रह सकेंगे। बहुत अच्छा लगता है। तूफानों के देवता के समुद्र के रखवाले। अतीत में इसे इसी नाम से बुलाया जाता था। अल्जीरिया रुका नहीं और जारी रखा। सीक्वेंस 9 पोषण के दूसरे सेट को स्पेक्टेटर कहा जाता है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि इसे अतीत में क्या कहा जाता था। औषधि का ये सेट आपको तीव्र अवलोकन क्षमताओं के साथ असाधारण रूप से तेज दिमाग रखने में सक्षम बनाता है। मेरा मानना है कि ओपेरा और नाटकों को देखकर आप समझ सकते हैं कि दर्शक का क्या मतलब है। एक दर्शक की तरह दर्शक धर्मनिरपेक्ष दुनिया में अभिनेताओं का मूल्यांकन करते हैं, उनकी भावनाओं, आचरण और मंत्रों के माध्यम से उनके वास्तविक विचारों की एक झलक पाते हैं। इस बिंदु पर एल्गर ने जोर दिया, आपको याद रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, आप एक भव्य भोज में हैं या भीड़ भरी सड़क पर, दर्शक हमेशा के लिए दर्शक ही रह सकते हैं। सुनते ही ऑड्रे की आंखें चमक उठी और काफी देर बाद बोली, क्यों? ठीक है, यह एक अनुवर्ती प्रश्न है। मुझे लगता है कि मुझे दर्शक होने की इस भावना से प्यार हो गया है। मुझे इस औषधि का फॉर्मूला कैसे मिल सकता है? मैं इसके बदले में आपके साथ व्यापार करने के लिए क्या उपयोग कर सकता हूँ? एल्गर ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसने गहरी आवाज में कहा, घोस्ट शार्क का खून कम से कम 100 मिलीलीटर। ऑड्रे ने उत्साह से अपना सिर हिलाया, लेकिन बाद में चिंतित होकर पूछा, अगर मैं इसे प्राप्त कर सकती हूँ और मैं कह रही हूँ कि तो मैं इसे आपको कैसे सौंपूं? आप मुझसे कैसे वादा कर सकते हैं कि आप इसके बदले में मुझे औषधि का फॉर्मूला दे सकते हैं? घोस्ट शार्क का खून, साथ ही सूत्र की प्रामाणिकता। एल्गर ने शांति से कहा, मैं आपको एक पता दूंगा। एक बार जब मुझे घोस्ट शार्क का खून मिल जाएगा तो मैं आपको फॉर्मूला मेल कर दूंगा या सीधे यहाँ बता दूंगा। जहां तक वादों की बात है, मुझे लगता है कि आप और मैं दोनों रहस्यमय सर की गवाही के तहत निश्चिंत महसूस कर सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी नजर जो मिंगरुई की ओर गई जो सीधे सम्मान की सीट पर बैठा था। सर, ये तथ्य कि आप हमें यहाँ लाए हैं, ये दर्शाता है कि आपके पास हमारे लिए अकल्पनीय जबरदस्त ताकत है। हम में से कोई भी आपके गवाह के रूप में किए गए वादे को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सही है। ऑड्रे की आंखें चमक उठी और उत्साह से सहमत हो गईं। उनके दृष्टिकोण से वह रहस्यमय सज्जन जिसके पास अकल्पनीय क्षमताएं थीं, निश्चित रूप से एक आधिकारिक गवाह था। मैं या मेरे सामने वाला लड़का उसे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ऑड्रे ने अपना शरीर आधा मोड़ लिया और जो मिंगरुई को गंभीरता से देखा। सर, कृपया हमारे व्यापार के साक्षी बने। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि वह बहुत असभ्य थी। एक विशेष प्रश्न पूछना सब भूल गई थी। उसने झट से पूछा, सर, हमें आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? एल्गर ने थोड़ा सिर हिलाया और गंभीर अंदाज में वही सवाल दोहराया, सर, हमें आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? जो मिंगरुई अचंभित रह गया। उसने कांसे की मेज पर धीरे से अपनी उंगलियां फिराईं। पहले की भविष्यवाणी की बातें अचानक उसके दिमाग में कौंध गईं। वह पीछे झुका, अपना दाहिना हाथ हटा लिया और अपनी 10 अंगुलियों को क्रॉस करके अपनी ठुड्डी के नीचे रख लिया। उन्होंने दोनों को एक फीकी मुस्कान दी। आप मुझे इस तरह संबोधित कर सकते हैं। इतना कहकर वह एक पल के लिए रुके। उन्होंने स्नेहपूर्वक और शांति से कहा, मूर्ख, दिग्गजों की भाषा। आप मुझे मूर्ख कहकर संबोधित कर सकते हैं। सरल उत्तर जल्द ही भव्य हॉल से निकला और कोहरे में बिखर गया। हालांकि आवाज ऑड्रे और अल्जीर के दिलों में गूंजती रही, एक के बाद एक लहरें जगाती रही। उन्होंने इस तरह के बदनाम की कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उन्हें लगा कि वह इसके योग्य हैं। ये बदनाम पूरी तरह से रहस्यमय, शक्तिशाली और विचित्र व्यक्ति के रूप में उनकी छवि को दर्शाता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद ऑड्रे खड़ी हुई, अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने घुटनों को मोड़कर जो मिंगरुई को प्रणाम किया। माननीय श्रीमान मूर, क्या आप कृपया मुझे आपसे हमारे व्यापार का गवाह बनने का अनुरोध करने की स्वतंत्रता लेने की अनुमति देंगे? ये कुछ भी नहीं है। जब जो मिंगरुई ने अपनी स्थिति से मेल खाने वाले तरीके से उत्तर दिया तो उसका दिमाग घूम गया। ये हमारा सम्मान है, मिस्टर फूल। अल्जीरिया भी उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी दाहिनी हथेली को अपनी छाती पर रखते हुए अपनी पीठ को थोड़ा झुकाया। जो मिंगरुई ने अपनी दाहिनी हथेली नीचे की और मुस्कुराया। जारी रखो, तुम दोनों। एल्गर ने सिर हिलाया और ऑड्रे की ओर देखने से पहले वापस बैठ गया। यदि आप घोस्ट शार्क का खून प्राप्त कर सकते हैं तो इसे प्रिट्स हार्बर के व्हाइट रोज बरो में पेलिकन स्ट्रीट पर वारियंसी बार में भेजने के लिए किसी को बुलाएं। बॉस विलियम्स को बताएं कि कैप्टन यही चाहता है। एक बार जब मैं रसीद स्वीकार कर लेता हूं तो क्या आप मुझे औषधि फॉर्मूला मेल करने के लिए एक पता देंगे या आप चाहते हैं कि मैं इसे सीधे यहाँ आपको बताऊं? ऑड्रे ने मुस्कुराहट के साथ कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, मैं अधिक सुरक्षित चुनूंगी तरीका। आइए इसे यहाँ करें। हालांकि यह मेरी याददाश्त की परीक्षा है। चूंकि मिस्टर फूल व्यापार के लिए गवाही देने के लिए सहमत हो गए थे, इससे यह भी पता चला कि अगली बार इसी तरह की सभा होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह अचानक उसने अपना सिर घुमाया और चमकती आंखों से जो मिंगरुई को देखा। उसने दिलचस्पी भरे स्वर में सुझाव दिया, मिस्टर मूर, क्या तुम्हें इस तरह के कुछ और प्रयास करने में आपत्ति होगी? एल्गर ने उसके सुझाव को शांति से सुना। वह भी इस सुझाव से प्रलोभित था। उसने जल्दी से कहा, मिस्टर मूर, क्या तुम्हें ऐसी सभाएं दिलचस्प नहीं लगती? हालांकि आपकी शक्तियां हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक हैं, फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिन्हें आप नहीं समझते या उनमें महारत हासिल नहीं कर पाते। मेरे सामने जो व्यक्ति है वह स्पष्ट रूप से ऊंचे कद की एक युवा महिला है। मेरे पास अनुभवों, अंतर्दृष्टियों, माध्यमों और संसाधनों का अपना अनूठा सेट भी है। शायद एक दिन ऐसा आएगा जब हम दोनों आपकी किसी छोटी मोटी चीज को पूरा करने में मदद कर सकेंगे जो आपके लिए असुविधाजनक हो सकती है। उनके दृष्टिकोण से तथ्य यह है कि उन्हें बिना किसी चेतावनी या विरोध करने के किसी साधन के स्थान में खींच लिया गया था। रहस्य में मिस्टर फूल के पास गैदरिंग्स में भाग लेने का अधिकार नहीं था, इसलिए वह मना कर सकता था।
बेहतर होगा कि वह अपनी निष्क्रिय और वंचित स्थिति की भरपाई के लिए इस मुठभेड़ का जितना लाभ उठा सके उठाए। लंबी मेज पर बैठे तीनों के पास अलग अलग पृष्ठभूमि, संसाधन, सूचना चैनल और रहस्यमय क्षेत्र की समझ थी। यदि वे बातचीत करते और कुछ सीमित सहयोग का आनंद लेते तो वे अप्रत्याशित और अथाह प्रभाव उत्पन्न कर सकते थे। संसाधन व्यापार जिस पर अभी बातचीत हुई थी वह इसका एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण यह होगा कि यदि वह किसी को मारना चाहता हो, वह आसानी से गैदरिंग के उन सदस्यों से मदद के लिए अनुरोध कर सकता था जो सही तौर पर और हकीकत में उससे संबंधित नहीं लगते थे। वह किसी भी जांचकर्ता को पूरी तरह से गलत दिशा दे सकता था। ऊंचे कद की एक युवा महिला। क्या मेरा व्यवहार और उच्चारण इतना स्पष्ट था? और वे एकटक घूरती रही। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन वह जल्द ही वापस अपने होश में आ गई और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला दिया। मिस्टर फूल, मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। जब तक ये सभा नियमित हो जाती है, आप कुछ ऐसी चीजें पूरी तरह से हमारे लिए छोड़ सकते हैं जो आपके लिए असुविधाजनक हैं। बेशक ये हमारी क्षमताओं के भीतर कुछ होना चाहिए। जिस क्षण से उसने सुझाव सुना, जो मिंगरुई पहले से ही इसके फायदे और नुकसान पर विचार कर रहा था। अधिक सभाओं ने निश्चित रूप से उन्हें ब्योडर्स या अन्य रहस्यों के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति दी, जो उनके वापस स्थानांतरण के लिए एक वरदान था। उदाहरण के लिए, ये संभावना थी कि दर्शकों के कारण औषधि फॉर्मूला अगली सभा में दिखाई देगा। इसी प्रकार उसने जो जानकारी प्राप्त की वह उसके वर्तमान जीवन के लिए उपयोगी होने वाली थी। हालांकि अधिक सभाओं का मतलब था कि खुद को बेनकाब करना आसान था। दरअसल दुनिया की परवाह किए बिना मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं है। जो मिंगरुई ने अपना दाहिना हाथ फिर से बढ़ाया और लंबी मेज के किनारे को अपनी उंगली से धीरे से थपथपाया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभा के सम्मान और बर्खास्तगी पर उसका नियंत्रण था, जोखिम का कोई भी खतरा उसके नियंत्रण के दायरे में था। फायदे स्पष्ट रूप से नुकसान से अधिक थे, इसलिए जो मिंगरुई ने तुरंत निर्णय लिया। दोनों की आशा भरी और व्याकुल निगाहों को देखकर मुस्कुराते हुए उसने अपनी रैपिंग रोक दी। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो निष्पक्ष और समान आदान प्रदान पसंद करता है। आपकी मदद बिना इनाम के नहीं जाएगी। प्रत्येक सोमवार को दोपहर 3 बजे अकेले रहने की पूरी कोशिश करें। जब मैं कुछ और प्रयास करूंगा और कुछ चीजें समझूंगा तो शायद आप समय से पहले छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी अनुचित परिस्थितियों में होना। यह अल्जीरिया और ऑड्रे के सुझावों पर सहमति का एक रूप था। ऑड्रे अभी 17 साल की हुई थी। अपने पूरे जीवन भर देखभाल के बाद उनका चरित्र एक युवा लड़की का था। इसलिए जब उसने द फूल का उत्तर सुना तो वह अपनी मुट्ठी बंद करने और धीरे धीरे उसे अपनी छाती के सामने पंप करने से खुद को नहीं रोक सकी। एल्गर के एक शब्द भी कहने का इंतजार किए बिना ऑड्रे ने उत्तेजना में कहा, उसकी आंखें चमक रही थी, तो फिर क्या हम खुद को कॉल संकेत देंगे? आखिरकार हम बातचीत के लिए अपने वास्तविक नामों का उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि मैं अपनी असली पहचान के बारे में मिस्टर फूल को धोखा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे सामने वाला व्यक्ति कुछ खतरा पैदा करता है। मुझे उसे यह नहीं बताना चाहिए कि मैं कौन हूं। अच्छा विचार है, जो मिंगरुई ने सरल और सहज तरीके से उत्तर दिया। ऑड्रे के दिमाग में तुरंत हलचल शुरू हो गई क्योंकि उसने अपने विचारों को उसके पास आते ही प्रसारित कर दिया। आप मिस्टर फूल है जो टैरो कार्ड से लिया गया है। फिर एक निश्चित दीर्घकालिक और गुप्त गैदरिंग के रूप में हमें अपने बदनामों में एक समान होना चाहिए। हाँ, मैं भी टैरो कार्ड में से एक चुनूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसका स्वर धीरे धीरे हर्षित हो गया। मैंने फैसला कर लिया है, मेरा बदनाम जस्टिस होगा। ये 22 मेजर अरकाना टैरो कार्डों में से एक था। आपके बारे में क्या श्रीमान? ऑड्रे अपने सामने बैठे अपने साथी को देखकर मजाकिया ढंग से मुस्कुराए। अल्जीर ने तुरंत आराम करने से पहले थोड़ा भौहें चढ़ा ली। टांगा गया आदमी, यह एक और मेजर अरकाना कार्ड था। ठीक है, फिर हमें टैरो क्लब का संस्थापक सदस्य माना जा सकता है। ऑड्रे सबसे पहले खुशी से बोली, लेकिन कोहरे में छुपे हुए जो मिंगरुई को भयभीत होकर देखने लगी। क्या ये ठीक होगा मिस्टर फूल? जो मिंगरुई ने मनोरंजन में अपना सिर हिलाया। ऐसी छोटी मोटी बातों पर आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। धन्यवाद। ऑड्रे स्पष्ट रूप से रोमांचित थी। उसके बाद उसने अल्जीरिया की ओर देखा। मिस्टर हैंडमैन, क्या आप एक बार फिर संबोधन दोहरा सकते हैं? मुझे डर है कि मेरी यादें मुझे निराश कर देंगी। कोई बात नहीं। अल्जीरिया ऑड्रे की गंभीरता से बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने संबोधन को एक बार फिर दोहराया। इसे चुपचाप 3 बार खुद से दोहराने के बाद ऑड्रे ने फिर से उत्साह में कहा, मैंने सुना है कि टैरो कार्ड का आविष्कार सम्राट रोसेले ने एक खेल के रूप में किया था। वास्तव में क्या ये भविष्य को दिव्य करने की शक्ति से सुसज्जित नहीं है? नहीं, अधिकांश समय अक्ल स्वयं से उत्पन्न होती है। हर किसी के पास अपने बारे में कुछ न कुछ आध्यात्मिक होता है जो उन्हें आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने और अपने बारे में और भी उच्च स्तर की जानकारी से जुड़ने की अनुमति देता है। हालांकि आम लोग इस पर ध्यान देने में असमर्थ हैं। उन्हें प्राप्त होने वाले संकेतों की व्याख्या करने में तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं होंगे। ये जानकारी भविष्य बताने वाले उपकरणों की मदद से खुद को प्रस्तुत करेगी। मैं एक सरल उदाहरण, स्वप्न और स्वप्न दुभाषियों का उल्लेख करना चाहता हूँ। अल्जीरिया ने जो मिंगरुई पर एक नजर डाली और उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने ऑड्रे के दावे का खंडन किया। टैरो कार्ड वास्तव में एक ऐसा उपकरण है। ये संकेतों की सुविधाजनक और सटीक व्याख्या करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक प्रतीकवाद और अधिक तार्किक तत्वों का उपयोग करता है। हालांकि जो मिंगरुई उदासीन लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह बहुत ध्यान से सुन रहा था। बस इसी बिंदु पर उसका खाली दिमाग धीरे धीरे भारी हो गया और उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। समझ गया। ऑड्रे ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं टैरो कार्ड पर संदेह नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि सम्राट रोसेले ने वास्तव में कार्ड का एक और सेट बनाया था, गुप्त और रहस्यमय। वे कागज के कार्ड थे जो एक विशेष अज्ञात का प्रतीक थे। पावर कुल 22 कार्ड थे जिन्हें उन्होंने पूरा किया। बाद में जीवन में उन्होंने 22 मेजर अरकाना टैरो कार्ड बनाने के लिए उनका संदर्भ दिया जो एक गेमिंग टूल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्या मैंने जो कहा वह सही था? उसने जो मिंगरुई की ओर ऐसे देखा जैसे वह रहस्यमय मिस्टर फूल से उत्तर पाने का प्रयास कर रही हो। जो मिंगरुई ने बिना एक शब्द कहे सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसने द हैंडमैन पर अपनी निगाहें ऐसे डाली जैसे वह उसकी परीक्षा ले रहा हो। एल्गर ने अवचेतन रूप से अपनी पीठ सीधी की और गहरी आवाज में कहा, यह सही है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट रोसेले ने ईशनिंदा स्लेट देखी थी और पेपर कार्ड के उस सेट में परमात्मा के 22 मार्गों के गहन रहस्य शामिल हैं। परमात्मा के 22 रास्ते, ऑड्रे ने लालसा भरे स्वर में दोहराया। उसी समय जो मिंगरुई का सिरदर्द तेज हो गया। उसे लगा कि लाल तारों और भूरे सफेद कोहरे के साथ उसका अदृश्य संबंध कमजोर पड़ने लगा है। ठीक है, आज की सभा के लिए बस इतना ही होगा, उन्होंने तुरंत निर्णय लेने के बाद गहरी आवाज में कहा। तुम्हारी इच्छा से, एल्गर ने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया। तुम्हारी इच्छा से, ऑड्रे ने द हैंडमैन की नकल की। उसके पास अभी भी कई प्रश्न और विचार थे, इस प्रकार वह इसे इतनी जल्दी समाप्त करने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही जो मिंगरुई ने संबंध तोड़ा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए हम अगली सभा का इंतजार करें।
जैसे ही लाल रंग की रोशनी पानी की तरह कम हो गई, तारे एक बार फिर चमक उठे। जैसे ही ऑड्रे और एल्गर ने मिस्टर फूल के शब्द सुने, जैसे जैसे वे दूर होते गए, उनकी आकृतियां धुंधली होती गईं। एक सेकंड में प्रक्षेपण बिखर गया और भूरे कोहरे ने अपनी शांति बहाल कर दी। जहां तक जो मिंगरुई की बात है, उसने महसूस किया कि वह तेजी से भारी हो रहा है। चकाचौंध धूप में बदलने से पहले जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे से मिली, उसका परिवेश क्षणभंगुर हो गया। वह अभी भी अपने अपार्टमेंट के बीच में खड़ा था। यह एक सपने जैसा था। आखिर क्या थी वह धूमिल दुनिया? जो बदलाव अभी अभी हुए हैं, उन्हें किसने या किस तरह की शक्ति ने बनाया है? जो मिंगरुई ने धीरे से आह भरी। जब वह अध्ययन डेस्क की ओर बढ़ा तो वह पूरी तरह से हैरान था, जैसे कि उसके पैरों में शीशा भर दिया गया हो। उसने ये पता लगाने के लिए कि कितना समय बीत गया, बाहर रखी जेब घड़ी उठाई। समय एक ही गति से बह गया। जो मिंगरुई ने एक कठोर निर्णय लिया। अपनी जेब घड़ी नीचे रखने के बाद उसने पाया कि वह सिर दर्द को और अधिक सहन करने में असमर्थ है। वह कुर्सी पर बैठ गया और अपना सिर नीचे कर लिया, अपने बाएं अंगूठे और मध्यमा उंगली का उपयोग करके अपनी कनपटी पर मालिश की। काफी देर के बाद उसने अचानक आह भरी और मंदारिन में कहा, ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही वापस नहीं आ पाऊंगा। केवल अनजान व्यक्ति ही निडर हो सकता है। इस तरह की एक दिलचस्प घटना को देखने और बियॉन्डर्स और रहस्यमय दुनिया के बारे में स्थिति जानने के बाद जो मिंगरुई ने अप्राचीन फेसेक्यालोन भाषा का उपयोग करके भाग्य बढ़ाने के अनुष्ठान को आजमाने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि और किस तरह की परिस्थिति बनेगी? शायद यह अधिक विचित्र, भयावह या जीवित नरक भी होगा। कम से कम मुझे तभी प्रयास करना चाहिए जब मुझे रहस्यवाद में गहरी महारत हासिल हो, जो मिंगरुई ने सहायता से सोचा। शुक्र है तथाकथित सभा उसे सहायता प्रदान कर सकी। एक और चुप्पी के बाद उसने निराशा, पीड़ा और शोक के स्वर में खुद से कहा, इस क्षण से मैं क्लेन हूं। क्लेन ने अपने समाधानों और योजनाओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की ताकि उसके अंदर की नकारात्मक भावनाओं को दूर किया जा सके। शायद वह स्पेक्टेटर के लिए औषधि फॉर्मूला सीख सकता है। अभी जो गैदरिंग हुई है वह निश्चित रूप से आकर्षक है। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को महज इंच तक कम कर सकते हैं और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हुए आमने सामने चर्चा कर सकते हैं। ओह, इसके बारे में बात करते हुए ये थोड़ा परिचित लगता है। क्लेन हंसने से पहले कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। अपनी कनपटी पर दबाव डालते हुए उसने मन ही मन मजाक किया, क्या वह सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं था? वाह, तेज हवा के साथ बारिश भी हुई। 3 मस्तूलों वाली नाव आने वाली लहरों के शिखरों और गर्तों से इधर उधर उछल रही थी, मानो कोई विशालकाय उसके साथ खिलवाड़ कर रहा हो। एल्गर विल्सन की आंखों की लाल चमक फीकी पड़ गई। उसने पाया कि वह अभी भी डेक पर बना हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं बदला है। लगभग तुरंत ही उसकी हथेली में रखी विचित्र आकार की कांच की बोतल टूट गई और उसके भीतर की बर्फ बारिश में पिघल गई। कुछ ही सेकंड में कोई भी निशान नहीं बचा जो चमत्कारिक प्राचीन वस्तु के अस्तित्व का सुझाव देता हो। एल्गर की हथेली पर एक षटकोणीय क्रिस्टल जैसा बर्फ का टुकड़ा उभर आया। ये तब तक तेजी से फीका पड़ गया जब तक कि यह मांस द्वारा अवशोषित नहीं हो गया। इस प्रक्रिया में पूरी तरह से गायब हो गया। अल्जीर ने बमुश्किल ध्यान देने योग्य तरीके से अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। वह पूरे 5 मिनट तक स्थिर और मौन रहा। वह घूमा और केबिन की ओर चला गया। जैसे ही वह प्रवेश करने वाला था, एक आदमी जिसने बिजली के पैटर्न वाली कढ़ाई वाला सामान वस्त्र पहना था, अंदर से निकला। यह आदमी, जिसके मुलायम सुनहरे बाल थे, रुका और अल्जीर की ओर देखा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी अपनी छाती पर रखी और कहा, तूफान तुम्हारे साथ रहे।